पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ओपन बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो कौन सा जो है वो ओपन बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे होगा सिडबी। ठीक है, सिडबी क्या होगा, देखो सिडबी एक ऐसा बैंक है जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि जो आपके नए नए इंडस्ट्रीज होती है ना, उसमें क्या करता है ये, उनको इन्वेस्टमेंट देता है, कोलेट्रल फ्री इन्वेस्टमेंट देता है। बट कहीं कहीं जगह पे जो है वो कोलेट्रल्स भी होते हैं, बट आपके काम का नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ओपन जो बैंक है फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ उसमें जो है वो सिडबी आता है। ठीक है, सिडबी की डेफिनेशन भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, तो आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि जो आईडीबीआई है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो आईडीबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, आईडीबीआई आपका जुलाई 1964 में। ठीक है, आपका जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखो कह रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज अर्लियर नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा बैंक था जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो वो था आपका एसबीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा था इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इन ऑल नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय। देखो जो भी इंटरेस्ट रेट होता है ना सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। तो कह रहे हैं जो इस सेविंग अकाउंट में जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये कौन सी चीज़ जो है वो डिटरमाइन करती है। तो कौन सी चीज़ डिटरमाइन कौन सा फैक्टर है जो इसको जो वो डिसाइड करता है, तो वह है कंसर्न बैंक। जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वही बैंक डिसाइड करेगा कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा उस सेविंग डिपॉजिट पे। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पीएसयू कहते हैं कौन सी जो नीचे चीज़ है ऑप्शन में दी गई है वो पीएसयू है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पीएसयू क्या होता है, पीएसयू तो जिसमें मान लो गवर्नमेंट का जो है वो शेयर हो कितना 50% से ज़्यादा, मान लो 51% मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो 205 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका सिंडिकेट बैंक। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि वेन वर 14th इंडियन बैंक नेशनलाइजिंग। कह रहा है वेन वर 14 इंडियन बैंक जो थे वो नेशनलाइज किए गए थे, तो कब किए गए थे। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी 1969 में किए गए थे। ठीक है, किसने किए थे, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किए थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि नाबार्ड स्टैंड फॉर, नाबार्ड किस चीज़ के लिए जो है वो स्टैंड करता है। तो नाबार्ड आपका नेशनल बोर्ड फॉर क्या, बताइए, नेशनल बोर्ड फॉर किसका, बताइए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है, बैंक है किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नाबार्ड क्या एक बैंक है किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बेसिकली करता क्या है, नाबार्ड का देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जो भी हमारे रूरल डेवलपमेंट में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है ना, जो फार्मर्स के रिलेटेड होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ में उनको जो लोन्स सब कुछ प्रोवाइड करना, हर एक चीज़ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, वो सारा कौन करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है नाबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ। तो नाबार्ड किसके लिए जो है वो काम करता है, नाबार्ड आपका जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज के लिए काम करता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देखो IFI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब ये क्या होता है, IFI वो इंस्टीट्यूशन होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ को जो है वो क्या देता है, उनको लोन देता है। ठीक है, उनको अच्छे मतलब कि मिनिमम रेट हो गया, कुछ भी हो गया, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उनको मॉनेटरी हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन सा नहीं है, कह रहे कौन सा IFI नहीं है। तो IFI कौन नहीं है, नाबार्ड नहीं है। क्यों नाबार्ड नहीं है, क्योंकि नाबार्ड क्या करता है, वो केवल और केवल जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात करता है, और कहीं भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जिक्र जो है वो नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहता है बैंक रेट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट आपका जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे देखो बैंक रेट आपका क्या है, एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द RBI। मतलब देखो ये है RBI, ठीक है, ये है बैंक मान लो SBI। आप जो है वो पर्सन ए हो, आप गए SBI के पास, आपने बोला SBI को जी मेरे को ना 100 करोड़ रुपये चाहिए, क्या मेरे को 100 करोड़ रुपये चाहिए लोन। ठीक है, SBI ने बोला भाई मेरे पास तो अभी नहीं है, मेरे पास तो मान लो कितने हैं, मेरे पास तो सिर्फ 50 करोड़ है। ठीक है, अब 50 करोड़ सिर्फ इसके पास है ना, तो जो 50 करोड़ है वो SBI कहाँ से देगा, वो SBI जो है वो RBI से बोरो करेगा। उनको बोलेगा कि भाई ये मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज़ या
मेरे पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई या कुछ पेपर्स हो गए, मेरे पास पड़े हैं वो, तो आप वो ले लीजिए और मेरे को 50 करोड़ जो है वो क्या दे दीजिए, मेरे को एज अ लोन दे दीजिए। तो जिस रेट पे आरबीआई एसबीआई को पैसा देगा वो 50 करोड़, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बैंक रेट। ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि रेमेडी फाइनेंस इज डन बाय, तो रेमेडी फाइनेंस कौन करता है, रेमेडी फाइनेंस आपका आरबीआई करता है। कैसे रेमेडी फाइनेंस, देखो कोई भी अगर बैंक जो है वो बैंक रन हो गया है ना, कोई भी बैंक जो है वो डूबने वाला हो गया, कहीं भी लॉस हो गया गवर्नमेंट को या किसी बैंक को इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो वो रेमेडी हुई ना, तो रेमेडी कौन प्रोवाइड करता है, वो दिक्कत हुई तो उस दिक्कत की रेमेडी किसके पास है, आरबीआई के पास है। आरबीआई जो है वो आपको पैसा देगा, आरबीआई ही आपका बैंक रन बचाएगा, सब कुछ आरबीआई करेगा, है ना, क्योंकि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है। ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, 212 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म। तो कह रहे कौन सी जो कमेटी नीचे दी गई है वो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो कौन सी कमेटी आपकी, याद रखिएगा, नरसिम्हम कमेटी। तो नरसिम्हम कमेटी जो थी वो किसके लिए बनाई गई थी, वो बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ई बैंकिंग, ई स्टैंड फॉर, तो ई बैंकिंग में ई किसके लिए स्टैंड करता है, ई बैंकिंग में आपका जो है वो ई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए स्टैंड करता है। ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मनी सप्लाई इन इंडिया। तो कह रहा है मनी सप्लाई के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सबसे, अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन बैंक इज ग्रेटर देन पब्लिक होल्डिंग। ठीक है। अब मनी सप्लाई में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मनी सप्लाई इन इंडिया, तो हमने ऑप्शन क्या दिया, बी दिया। अब कैसे भी हुआ, देखो देखो कह रहे हैं कि मनी सप्लाई में ना जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया ना बैंक में, जो क्या अमाउंट हमने क्या किया, जो बैंक में डिपॉजिट किया वो ग्रेटर देन है किसके, पब्लिक होल्डिंग के पास। पब्लिक होल्डिंग से मतलब जो पब्लिक के पास पैसा है ना वो कम है, जो बैंक में रखा पैसा है वो ज़्यादा है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो बैंक में रखा हुआ पैसा ज़्यादा है, क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं, हम अपना सेविंग अकाउंट खोल देते हैं, या अपना एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट को खोल देते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के, फिर हम क्या करते हैं, वो पैसा जमा करवा देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस यही करते हैं, एफडीज करवा देते हैं, अपनी सेविंग अकाउंट्स आपके खोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई इज फ्रॉम, तो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो सबको पता है आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो हमारा क्या आंसर होगा इसका, जुलाई टू जून होता है। ठीक है, ये आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं शेड्यूल बैंक इज़ वन विच इज़ इंक्लूडेड इन द, तो क्या होगा शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक वो होगा जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में एक्ट, जो आरबीआई के एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में होगा। तो आरबीआई एक्ट कौन सा, 1934 वाला जो एक्ट है आरबीआई का। ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहे हैं कौन सी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं है, नॉट की बात कर रहा है वो। तो नॉट में कौन सी नहीं है, आपका आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है। कह रहे द लार्जेस्ट बैंक कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज, तो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा इंडिया में, तो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक आपका कौन सा, एसबीआई है। ठीक है। अच्छा, कह रहे मैक्सिमम ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक इज इन, तो मैक्सिमम ब्रांचेस जो है वो इंडियन बैंक की कहाँ पे हैं, तो मैक्सिमम ब्रांचेस इंडियन बैंक की जो है वो यूके में है। ठीक है। अच्छा, अगला देखो, कह रहे द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है, आपका आरबीआई। ठीक है। आरबीआई क्या डिसाइड करता है, आरबीआई आपकी निकालता है ना मॉनेटरी पॉलिसी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या करता है, बैंक रेट डिसाइड करता है हर 3 महीने बाद, कि मान लो आपका सीआरआर क्या रहेगा, आपका एसएलआर क्या रहेगा, है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्या में वो होती है, उसी में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, फिर हम अपनी जो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करते हैं, हम अपना परचेसिंग पावर भी देखते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें हम ये देखते हैं, तो सारी चीज़ ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, तो सारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारा आरबीआई देखता है। और फिजिकल पॉलिसी कौन देखता है, फिजिकल पॉलिसी हमारा जो है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब नेशनलाइज किया गया था, नेशनलाइज मतलब जिसको जो है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया था। तो कब किया था गवर्नमेंट ने एक्वायर, 1949 में। ठीक है। पहले ये जो था वो कंपनी का जो ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे जो कंपनी थी उन्हीं का बैंक था ये। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल बैंक, 5 रूरल रीजनल बैंक जिनको हम आरआरबी भी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं,
रूरल रीजनल बैंक जो होते हैं RRB वर इनिशियली सेटअप इन द ईयर। तो कह रहे जो RRB थे वो सबसे पहले कब फॉर्म किए गए थे? तो RRB सबसे पहले आपके जो है वो 1975 में फॉर्म किए गए थे, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नरसिम्हम कमेटी थी, नरसिम्हम कमेटी ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स प्रपोज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, उसने उन्होंने जो है वो क्या प्रपोज किया? तो उन्होंने क्या था कि भाई एक 4 टायर हायरार्की होनी चाहिए बैंकिंग स्ट्रक्चर की। देखो, एक होना चाहिए सेंट्रल बैंक होना चाहिए, फिर उसके अंदर जो है वो आपके नेशनल बैंक्स होने चाहिए, है ना, फिर आपके जो है वो स्टेट बैंक होने चाहिए, फिर आपके जो है वो कौन से आपके जो ये आपके रूरल बैंक्स होने चाहिए, है ना, फिर उसके नीचे वो कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं वो होने चाहिए। तो ये पूरी हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में वो बात करते थे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 224 क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन बैंक बिकम द फर्स्ट टू टच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ आपका कितना करोड़? वंस आपका 1 लाख करोड़ जो है वो कैपिटलाइजेशन जो है वो किसकी हुई थी? तो किसकी हुई थी यहाँ पे? आपकी आपकी SBI बैंक की, ठीक है। तो SBI आपका आंसर होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ECS क्या हो गया? अच्छा ऑप्शन यही पूछ रहा है कि व्हाट डज ECS इन द बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूज फॉर। तो ECS जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है, ECS। तो ECS जो है वो आपका इसके लिए यूज़ होता है बैंकिंग सेक्टर में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विदड्रॉन विदाउट नोटिस और कॉल्ड, कह रहा है बैंक जो विड्रॉल डिपॉजिट जो होता है अगर हम उसको विड्रॉ करें विदाउट नोटिस तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। कि भाई जब हमारे हमें डिमांड पड़ी तो हमने जो है वो उसको डिमांड्स के साथ ही हमने जो है पुल कर लिया उसको, ठीक है। कह रहा RRBR से स्पॉन्सर्ड बाय, RRB जो हमने कहा था ना रीजनल रूरल बैंक के, तो उनको स्पॉन्सर कौन करता है? तो कौन स्पॉन्सर करेगा उनको करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी 227 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको करेगा नेशनलाइज कमर्शियल बैंक, जो नेशनलाइज कमर्शियल बैंक होंगे ना तो वो करेंगे, ठीक है, जैसे आपका SBI वगैरह हो गया, ठीक है। अच्छा अब 228 में क्या कह रहा है? 228 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द RBI। तो कह रहे हैं जो RBI का जो अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, उसको जो है वो उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका RBI नेट, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स। तो कौन सा जो अपेक्स बैंक है इंडस्ट्रियल लोन के लिए? आपका IDBI, जैसे हमने कहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर द सोल अथॉरिटी ऑफ द यूजिंग द नोट्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसेट वर्थ नॉट लेस देन, कहते हैं मान लो अगर हम इंडिया में जो है वो अपना प्रिंटिंग कर रहे हैं नोट्स की, ठीक है, तो RBI को कितना पैसा जो है वो रिजर्व में रखना पड़ेगा कि उतने रिजर्व के ही जो है वो नोट जो है वो प्रिंट करें, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर? हमारा 200 करोड़, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस्ट वे अ बैंक कैन अवॉइड लॉस इज टू, तो कह रहा है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे जो बैंक्स हैं वो जो अपना लॉस जो है वो अवॉइड कर सकते हैं? तो कौन सा है? एक्सेप्टिंग साउंड कोलेट्रल। साउंड कोलेट्रल मतलब कि भाई वैसा आप कुछ चीज़ जब अपने पास रखिए जब आप लोन दे रहे हैं कि बाद में आप उससे जो है वो रिकवरी भी कर सकें, ठीक है, रिकवरी भी कर सकें आप उससे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मर्चेंट बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड फाइनेंस, फाइनेंस किसको? यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेज एंड मीन्स एडवांस रेफर्स टू, तो वेज एंड मीन्स किसको रेफर करेगा? यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? तो गवर्नमेंट गेटिंग टेम्परेरी लोन फ्रॉम RBI, ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांस। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और RBI के रिलेशन में जो है वो यूज़ किया जाता है ये स्टेटमेंट, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछी भी गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग बैंक का रिसेंटली कन्वर्टेड टू यूनिवर्सल बैंक। तो कौन सा बैंक है जो रिसेंटली यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट किया गया है? तो वो आपका IDBI है, ठीक है। कहता है द सिंबल ऑफ RBI ऑफ इंडिया इज़, तो RBI का सिंबल जो है वो क्या है? तो क्या है RBI का सिंबल यहाँ पे? अगर आपने सभी ने देखा होगा क्या है? टाइगर बिफोर अ पाम ट्री,
ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है आपका, डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किसका काम है, नाबार्ड का, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, नाबार्ड का काम है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर हो गया, रूरल हो गया, इसमें लोन वगैरह प्रोवाइड करने का, ठीक है। बाकी हाँ, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड प्राइमरी रोल, नाबार्ड का प्राइमरी रोल क्या है, तो नाबार्ड का प्राइमरी रोल आपका ऑल ऑफ द अबव। कैसे, देखो नाबार्ड जो है वो क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे होती है, जो फार्मर्स मिलके बनाते हैं सोसाइटी से ना। अच्छा, दूसरा क्या करेगा, असिस्ट करेगा गवर्नमेंट फॉर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ना। और तीसरा क्या करेगा, टू एक्ट एज अ री फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कि भाई जितना पैसा उसके पास बचा है या जिसके पास उसने इकट्ठा हुआ, तो फिर से उसको जो है वो डेवलपमेंट काम में जो है वो लगाएगा, ठीक है। अगला क्या बनता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग रूरल बैंक हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए रिवर। तो कौन सा बैंक जो रूरल बैंक है जिसको हमने रिवर के नाम पे जो है रखा है, तो कौन सा बैंक है यहाँ पे, क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा, वर्धा ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो वर्धा ग्रामीण बैंक हमने जो वर्धा रिवर है ना उसके नाम पे रखा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मतलब फॉलोइंग फंक्शंस एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। तो कौन सा जो है वो काम करता है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का काम करता है, ठीक है, कि भाई कितना जो है वो पैसा मार्केट में जाएगा, कितना पैसा मार्केट से आएगा, कितना पैसा जो है वो कितने नोट्स रहेंगे, तो ये सारा जो है वो आरबीआई एक्ट के तहत जो है वो करता है, इसको रूल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है। अगला देखो, अगला क्या है, नाबार्ड इज़ अ नेम ऑफ, किसका नाबार्ड किसका नेम है, किस चीज़ का नेम है नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है वो एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो क्या हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, एग्रीकल्चर की हेल्प करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंपीरियल बैंक वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो इंपीरियल बैंक अब हमारा कॉन्स्टिट्यूट किया था, इंपीरियल बैंक मैंने क्या बताया आपको, कौन सा था आपका एसबीआई, तो ये 1921 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मतलब फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो होती हैं कि जो क्या करती हैं आपका, ये देखती हैं कि भाई जो आपका ये जो क्रेडिट्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन होगी यहाँ पे, इनको रेगुलेटर कौन करता है, इनको रेगुलेट करता है सेबी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। और इन एजेंसीज़ का काम क्या होता है, एजेंसीज़ का काम होता है कि भाई कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को, किसी इंडस्ट्री को, किसी सेक्टर को जो है रेटिंग देना कि भाई ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग पे, उनके कैपिटल पे, उनके जो है वो डिमांड पे, सप्लाई पे, हर एक चीज़ पे जो है वो ये क्या करते हैं, उनको रेटिंग देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था ना मैं सिडबी की आपको डेफिनेशन आगे बताऊंगा। तो सिडबी की डेफिनेशन क्या है, सिडबी की जो है वो फुल फॉर्म क्या है सिडबी की, सिडबी की यहाँ पे फुल फॉर्म बनती है आपकी मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है, बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए, तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कहते हैं द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं हम लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो हम कहते हैं आरबीआई को। क्यों, क्योंकि बैंक्स हो चाहे गवर्नमेंट हो वो क्या करती हैं, वो आरबीआई से क्या करती हैं, पैसा लेती हैं। पैसा कब लेती हैं, बैंक्स कब लेते हैं, बैंक्स लेते हैं जब वो बैंक रन हो जाएं या उनको इमरजेंसी पैसों की नीड हो, तब वो बैंक जो है वो क्या पैसा लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट भी लेती है, गवर्नमेंट कब लेती है, जब गवर्नमेंट ने जो है वो एक्स्ट्रा बजट के लिए उसको जो है पैसा चाहिए होता है। मान लो कोई बड़ी स्कीम आ गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कुछ भी करना है, कोई बड़ी स्कीम आ गई उसको इम्प्लीमेंट करना है, उनके पास फंड नहीं है, तो आरबीआई जो है वो फंडिंग करता है उनको, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द शेड्यूल बैंक हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद। तो शेड्यूल बैंक जो है वो किसके साथ रजिस्टर होते हैं, शेड्यूल बैंक आपके जो है वो किसके साथ, आरबीआई के साथ रजिस्टर होते हैं। और शेड्यूल बैंक का नाम मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल के 1934 वाला एक्ट है ना, जो उसके साथ जो उसके तहत जो है उनको सेकेंड शेड्यूल में रखा जाता है, इसीलिए उनको जो है शेड्यूल बैंक कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अ शाइनिंग स्टार एज इट्स एम्बलम। तो कौन सा बैंक जो है वो जिसका शाइनिंग स्टार जो है वो एम्बलम है, सबको पता होगा यहाँ पे, तो कौन है वो, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि कमर्शियल बैंक लेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर। तो कमर्शियल बैंक जो है वो
किस सेक्टर को जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करता है आपका? एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सबको पता है कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। अच्छा, एक आप काम कीजिए, आरबीआई का हेडक्वार्टर मैंने पूछा ना, आरबीआई के ना रीजनल चेयर्स भी बता दीजिए कि रीजनल चेयर्स कितनी हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिसका कमेंट जिसने कमेंट किया उसको मैं उसका कमेंट में पिन करूँगा, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडियन बैंक, कौन सा जो है वो इंडियन बैंक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 249 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? डी, HSBC। तो ऐसे HSBC क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग शंघाई बैंक है, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ का बैंक है? ये आपका यूके का बैंक है। कहाँ का बैंक है? यूनाइटेड किंगडम का बैंक है ये, यूके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज चार्ज बाय बैंक टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज चार्ज बाय द बैंक्स टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर, कौन सा रेट जो है वो ये बैंक चार्ज करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्राइमरी लैंडिंग रेट, ठीक है। जिससे लैंडिंग रेट क्या होगा कि भाई लोन देने में उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लैंडिंग रेट, ठीक है। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिसाइड द बैंक रेट इन इंडिया। तो बैंक रेट होता है क्या? बेसिकली बैंक रेट होता है कि भाई जिससे जो है वो मनी का जो है वो लेन देन होता है कि कितने इंटरेस्ट पे कितना पैसा जो है वो लिया या दिया जाएगा। तो इसमें पहला आंसर हमारा क्या होगा? उसका होगा आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो डिसाइड करता है क्या आपका? बैंक रेट, किस में? इंडिया में, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इन एन इकॉनमी इज। देखो वो इन्वर्स होता है। क्या होता है? वो इन्वर्स होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्या बोला मैंने? कि जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? वैल्यू ऑफ मनी के बीच में और प्राइस लेवल के बीच में किसी भी इकॉनमी का, तो वो क्या होता है? इन्वर्स होता है। कैसे होता है? देखो, $1 में जो है वो आप 80 रुपये की कोई चीज़ ले सकते हो, ठीक है। वही आप 80 रुपये में भी कोई जो है वो $1 की चीज़ ले सकते हो। अगर आप 1 रुपये में वो चीज़ लेने जाओगे तो वो क्या आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, हमारी जो प्राइस की, जो हमारी रुपये की वैल्यू है वो है कम है, ठीक है। बट डॉलर, वहीं अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर में जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो, डॉलर की वैल्यू वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अपना इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ ना, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा जो है वो प्राइस लेवल को जो है वो कैच कर पाएगा, और जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा प्राइस लेवल को जो है वो कैच नहीं कर पाएगा। तो ये रिलेशनशिप समझ में आया आपको कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको नहीं भी समझ आया तो फिर भी ये याद रखना कि भाई रिलेशनशिप जो होता है वैल्यू ऑफ मनी का और प्राइस लेवल का, वो होता है इन्वर्स ही होता है हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रिजल्ट क्या होता है? पहले तो समझो कि भाई ये कॉस्ट पुश होती क्या है। देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती क्या? मान लो आपने जो है वो इम्पोर्ट की चीज़ें, ठीक है, आपने इम्पोर्ट की, ठीक है, और उसकी जो है वो सर्विसेज और उसका प्राइस जो क्या हो गया, इंपोर्टेड गुड्स का या इंपोर्टेड सर्विसेज का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। और आपने अपनी कंट्री में तो उसको इम्पोर्ट किया, बट उसका कोई ना इस हाई लेवल का, इस जो हाई प्राइस है इसका कोई ना आपके अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव मतलब कि आप जो है वो सिर्फ महंगी से महंगी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करी जा रहे हैं, बट आप अपने देश में कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, जिसका जो है वो, मान लो आप जो है वो एक कंप्यूटर मंगवा रहे हैं बाहर से, ठीक है, तो वो कंप्यूटर आपको बाहर से ना 50-60 हज़ार का पड़ रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप जो है वो, वही अब कंप्यूटर अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई होती है अपने इंडिया में या कोई और कंट्री अब मान लीजिए, तो वही आपको कंप्यूटर कितने का पड़ता? तो आपको 20-25 हज़ार का कंप्यूटर पड़ जाता, ठीक है। तो यही चीज़ कि जो आप बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, अगर उसका कोई अल्टरनेटिव ना हो तो वो क्या हो जाता है? तो आपको महंगी चीज़ें जो है वो खरीदनी ही पड़ती हैं। तो ये महंगी चीज़ें, महंगा सामान खरीदना, ये किस पे इफ़ेक्ट करेगा? ये लोगों पे इफ़ेक्ट करेगा, आपकी इकॉनमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ेगा, क्योंकि आपका क्या होगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है वो क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो होगा आपका आंसर होगा, जिसमें जैसे आपका हिंड्रेंस इन द इकॉनमी डेवलपमेंट हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड। कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन हो तो उसमें टैक्स रेट जो है वो कैसा होना चाहिए? टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा? उससे देखो, इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी तो टैक्स भी जो है वो बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ जाना चाहिए? इन्फ्लेशन कब होती है?
इन्फ्लेशन तब होती है जब लोगों के हाथ में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो अगर उसी पैसे पे अगर हम रोक लगाएंगे, कैसे रोक लगाएंगे, हम टैक्स लगा दिया। तो मान लो किसी के पास 100 रुपये है, हमने जो है वो उस पर 20-30% टैक्स लगा दिया, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे, या 20% टैक्स लगा दिया, तो उसके पास कितने रह गए, 80 रुपये रह गए। तो 80 रुपये में वो फिर कुछ बचाएगा भी, फिर खर्चा भी कम पर करेगा, है ना। तो चीज़ समझ आई कि भाई अगर आप इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन में हम जो है वो उस पर टैक्स लगाएंगे, टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि उसके पैसा कम हो जाए मार्केट में और चीज़ें जो है वो फिर से नॉर्मल आ जाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफ़र द मोस्ट आफ्टर फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो कौन सा ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है इन्फ्लेशन से, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो है सफ़र करते हैं किससे, इन्फ्लेशन से, ठीक है। कहता है इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय, इन्फ्लेशन जो है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इन्फ्लेशन जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं, डिक्रीजिंग मनी सप्लाई। जैसे मैंने बोला, यहाँ तो आप मनी सप्लाई डिक्रीज़ कर दीजिए, यहाँ तो आप जो है वो टैक्सेस इंक्रीज़ कर दीजिए, उससे दोनों से ही क्या होगा, आप जो है वो मार्केट से, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट मार्केट से पैसा जो है वो खींच लेगी, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ मेजर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक इन्फ्लेशन। कहते हैं कौन सी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट नहीं करती इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। तो कौन सी चीज़ गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशंस को कभी भी इंक्रीज़ नहीं करेगी। कंजम्पशन इंक्रीज़ कैसे होगी, कि भाई आप लोगों को पैसा ही पैसा दे जा रहे हो, ठीक है, लोगों को पैसा दे रहे हो तो क्या करेंगे वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज़ समझ आई आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेटरी प्राइस राइज, ठीक है। कह रहे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर हमारी जो है वो इन्फ्लेशन में प्राइस राइज हो गया, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके यहाँ पे। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि जो अमीर इंसान होगा, जो रिच पीपल होंगे वो तो आसानी से चीज़ें खरीद पाएंगे, पर जो पुअर पीपल होंगे वो खाने के भी जो उनको जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सप्लाई साइड मेजर्स द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन इज। कह रहा है जो सप्लाई साइड होती है वो मेजर क्या करती है, कंट्रोल, मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज। तो क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा, प्राइस कंट्रोल थ्रू पीडीएस। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कह रहा है कि जो सप्लाई साइड होगी, ठीक है, वो कैसे इन्फ्लेशन को चेक करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगी, प्राइस कंट्रोल करेगी थ्रू पीडीएस। पीडीएस क्या हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे हम राशन की दुकान पे देखो कि वहीं आपको जो एक चावल के जो बैग है, राइस बैग है, आपको वहीं अगर आप रिटेल मार्केट में जाओगे तो वो आपका वही जो है वो आपका 1200-1300, है ना। जो 1 क्विंटल का होता है या 50 किलो का होता है वो आपको 1100-1200 में मिलता है। वहीं आप यहाँ आप कह लीजिए कि वो 50 रुपये किलो या 60 रुपये केजी आपको जो है वो राइस मिलते हैं, है ना। वहीं आप जो है पीडीएस शॉप पे जाओगे तो पीडीएस शॉप क्या होती है, जो राशन की दुकानें होती हैं, उसमें वहाँ पे आपको कितने का मिलता है, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। तो देख रहे हैं डिफरेंस कितना है। तो गवर्नमेंट ने यही जो न्यूट्रिशन को लेके, है ना, और आपका जो है वो फूड सिक्योरिटी को लेके ये पीडीएस सिस्टम जो है वो शुरू किया था, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि गॉपलिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो गॉपलिंग इन्फ्लेशन जो है वो और क्या कहती है, वो कहती है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो गैपलिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। अगला कह रहा है कि द ग्रेट डिप्रेशन अकर्स ड्यूरिंग। ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, 1930s में हुआ था। तो 1930, 1929 और 1934 के बीच में आता है। तो हमारा ऑप्शन बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा आपका 19, आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि 1929 1930 में हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस क्या होता है कि भाई एक बास्केट होती है, उसमें हम देखते हैं कि भाई कंज्यूमर्स जो है वो मेन कौन सी चीज़ें जो है वो लेते हैं और कौन कौन सी मेन उनकी जो है वो डिमांड रहती है। तो 262 का आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, आपका बी ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा आपका बी ऑप्शन, द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइस राइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो 262 का आपका होगा बी ऑप्शन। 263 का जो है वो आपका क्या होगा, कह रहा है व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग अ फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज इन्फ्लेटरी। अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट आफ्टर फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो कौन सा ये क्वेश्चन हमने देखा अभी, कौन क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। कह रहे हैं इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज। इन्फ्लेशन कब होती है,
जब सप्लाई क्या होती है, सप्लाई कम होती है और डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड। तो इन्फ्लेशन को क्योर हम कैसे करते हैं, मनी सप्लाई को जो है वो क्या करने के लिए, जब बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, तो हम क्या करते हैं उससे, किस चीज़ को हम जो है वो कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम जो है वो अपना डिस इन्फ्लेशन को जो है हमको जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम ठीक है, समझ आई चीज़। अगला देखो, अगला कह रहा है कि द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू सिचुएशन वेयर। तो स्टैगफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। ठीक है, अच्छा, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन, और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अच्छा, कह रहा है ना पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो प्राइस राइज होता है, द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स। तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, इंक्रीज। ठीक है, कहता है स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ। तो स्टैगफ्लेशन क्या होती है, क्या बताया मैंने आपको, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, कहता है डिफ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन होती है जब आपकी क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है हु बेनिफिट द मोस्ट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड। तो इन्फ्लेशनरी पीरियड में जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका बेनिफिट कौन होता है इन्फ्लेशनरी पीरियड में, तो वो आपका वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। कैसे कि भाई वो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी जो है वो राइज कर जाएगा, तो ज़्यादा प्राइस होगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन बनेगा तो प्रॉफिट कौन कमाएगा, एंटरप्रेन्योर्स कमाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि पंप प्राइसिंग, पंप प्राइमिंग शुड बी रिस्टोर्ड टू एट अ टाइम ऑफ। पंप प्राइमिंग रिस्टोर कब होनी चाहिए, 272 में, आपकी डिफ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो सीपीआई जो है वो कौन लेता है आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स में, कौन निकालता है आपका यहाँ पे, लेबर ब्यूरो। ठीक है, अगला देखो, क्या द बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग ड्रीम्स अलाउइंग टू एम्प्लॉय इन इंडिया इज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज। स्टैगफ्लेशन मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या होगा, हाई इन्फ्लेशन होगी, लो ग्रोथ होगी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ अ नेशनल ऑफ ए नॉमिनल मनी सप्लाई रिलेट रिजल्ट्स इन। कहता है अगर हम जो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर दें किसी भी हमारे इकॉनमी में, तो कहते हैं उससे क्या होगा, तो उससे आपका सिंपल है, जो आपका हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर पैसा लोगों के हाथ में होगा तो वो शॉपिंग करने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे तो क्या, डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी, है ना, तो क्या होगा आपका, उसका प्राइस भी राइज़ होगा, प्राइस राइज़ होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इसमें। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इफ़ मनी सप्लाई, इफ़ मनी सप्लाई ग्रोथ इज़ फास्टर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट, इट रिजल्ट्स इन। कह रहा है कि अगर किसी भी इकॉनमी में अगर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, अगर मनी ग्रोथ है, जो मनी सप्लाई की ग्रोथ है वो फास्ट हो जाए किससे, जीडीपी की ग्रोथ रेट से, तो कहता है फिर उससे क्या होगा, तो उससे आपका जो है वो इन्फ्लेशन हो जाएगी। कैसे, मनी सप्लाई अगर जो है वो इंक्रीज़ होगी, मनी सप्लाई अगर जो है वो इंक्रीज़ हो गई, अगर जीडीपी की जो है वो नॉर्मल रेट पे चल रही है, तो क्या होगा, मनी सप्लाई की वजह से जो मैंने ऊपर बताया आपको, ज़्यादा पैसा थोड़ी सी चीज़ें जो है वो क्या कर रहा है, चेज़ कर रहा है, तो उससे क्या होगा, डिमांड जो है वो बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रही नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो जीडीपी कहाँ से बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग अ रिसेशन, कह रहा है रिसेशन क्या होता है, रिसेशन के समय क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, देयर विल बी कैपेसिटी अंडर, कैपेसिटी अंडर क्या, यूटिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, अगले आगे देखो, कह रहा है स्टैगफ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन। स्टैगफ्लेशन कब होता है, स्टैगफ्लेशन होता है जब आपका प्राइस जो है वो इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ करता है, बट उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। देखो, मान लो प्राइस इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ कर गया और उसका जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ कर गया, कि जितना हमने सोचा था कि हमें उससे जितना फ़ायदा होगा उतना हुआ नहीं, और वो जो है वो डिक्रीज़ कर गया, उसका आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ कर गया, तो उससे हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन।
कहता है इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, इन्फ्लेशन जो है वो कब एग्जिस्ट करेगी, इन्फ्लेशन आपकी एग्जिस्ट करेगी जब देर इज़ अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ओवर टाइम। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि इन अ पीरियड व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग प्राइस राइज एंड along with that there is a slowdown of economic activity, this is a case of, कह रहा है कि अगर कोई इकॉनमी है वहाँ पे जो है वो क्या है, प्राइस जो है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, और वहाँ पे एक चीज़ क्या है, वहाँ पे स्लो डाउन भी है, स्लो डाउन भी चल रहा है। तो कहता है कि इन दिस केस में, कहते हैं ये कौन सा केस होगा, तो ये केस होगा आपका स्टैगफ्लेशन का। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि इन विच सिचुएशन वेजिस एंड प्राइसेस चेस ईच अदर एट अ वेरी क्विक स्पीड, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लोगों की वेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं, डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ी सी चीज़ें होंगी, फ्यू गुड्स को जो है वो चेज़ करेंगे, तो जो 100 की चीज़ होगी वो 500 में बिकेगी, जो 500 की होगी वो 1500 में बिकेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन ने जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट इज़ मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम कहेंगे आपका रिफ्लेशन। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कैश रिजर्व रेशो CRR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर टूल्स ऑफ, तो ये किसके टूल्स हैं, तो ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया था ना कि RBI जो है वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी ही RBI क्या करता है, मनी को कंट्रोल करता है, मार्केट में इन्फ्लुएंस बताता है, पब्लिक सेविंग होगी, कितनी पब्लिक सेविंग होनी चाहिए, कितना मार्केट में पैसा जाना चाहिए, कितना जो है वो स्पेंडिंग होनी चाहिए, कितनी जो है वो आउटपुट निकलना चाहिए उसका, तो ये सारा क्या करता है RBI, मॉनेटरी पॉलिसी करता है। और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू चेक मनी सप्लाई इन मार्केट, कहता कौन सा मेजर जो है वो मनी सप्लाई चेक नहीं करता मार्केट में, तो कौन सा मेजर है जो मनी सप्लाई नहीं चेक करता मार्केट में। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ऑफ क्या हो गया, फ्री मार्केट पॉलिसी। ठीक है, फ्री मार्केट पॉलिसी क्या होगी, फ्री मार्केट पॉलिसी होगी कहीं भाई, डिमांड एंड सप्लाई की गेम है ना, तो डिमांड एंड सप्लाई की गेम है तो वो तो प्रोडक्ट्स के लिए होगी ना, तो वो मनी सप्लाई को थोड़ी चेक करेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकॉनमी और ब्लैक इकॉनमी, तो उसका क्या मतलब कि क्या इफेक्ट करेगा वो इकॉनमी पे, तो वो आपका जो है वो मेक द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। ठीक है, उससे क्या होगा, हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो उतनी कारगर नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल में ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में रन कर रहा है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज़ अ कंपोनेंट ऑफ, तो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो किस चीज़ का कंपोनेंट है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आपका जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का बताया ना आपकी अभी आपको, कि जिसमें RBI जो है वो बैंक रेट वगैरह डिसाइड करता है, और लोन्स के रेट सारे वो डिसाइड करता है कि भाई कितना बैंक रेट रहेगा, फिर उसी हिसाब से आपके लोन रेट डिसाइड होते हैं, फिर उसी हिसाब से जो है आपकी मनी सप्लाई जो है वो इफेक्ट होती है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इफ सेंट्रल बैंक wants to encourage an increase in the supply of money and decrease in the cost of borrowing money, it should be, तो वो कौन सी चीज़ होगी आपकी, लो CRR। ठीक है, देखो कह रहे सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मार्केट में उसने क्या करना है, पैसे को बढ़ाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पैसे को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करेगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तभी तो लोग बैंक के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए, तो जब लोग बैंक के पास पैसा लेने के लिए जाएंगे तो तब भी तो मार्केट में क्या होगा, पैसा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो रिजर्व में कम पैसा रखेंगे बैंक से। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द रेशो ऑफ अ बैंक्स कैश होल्डिंग टू इट्स टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटी इज कॉल्ड द, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपका CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, कि जो अपना लाइबिलिटी में रखता है। ठीक है, वो चीज़। अच्छा अगला देखो, अगला कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्टीज ऑन द पार्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स दैट दे शुड गिव सम कैश अमाउंट वाइल परसुइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वट आर दोज कॉल्ड, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को हम कहेंगे, क्या कहेंगे आप, आपका SLR। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर अ बिजनेस यूनिट इज़, तो एक बिजनेस यूनिट के लिए अगर हम कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं तो उसको हम किस चीज़ में ऐड करेंगे, तो उसको हम ऐड करेंगे आपका सेल ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू द पब्लिक। ठीक है, अच्छा
कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज़ नोन एज, तो वो क्या चीज़ होगी, तो वो हो गया आपकी MRR, मिनिमम रिजर्व रेशो। ठीक है, अगला देखो कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका जो है वो परचेजिंग एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI। ओपन मार्केट ऑपरेशन से RBI क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से RBI जो है वो मनी सप्लाई को भी जो है वो होल्ड करता है या मनी सप्लाई को जो भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो कौन सा मेजर जो है वो नहीं है सेंट्रल बैंक का, तो वो कौन सा आपका बनेगा यहाँ पे मोराल सुएशन। तो मोराल सुएशन क्या होता है, ये कंट्रोल नहीं है, एक टूल नहीं है कोई, ये बस बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो है वो जो बैंक्स होते हैं, जो सेंट्रल बैंक्स होता है, वो कुछ अपनी गाइडलाइंस वगैरह या कुछ अपने चीज़ें प्रैक्टिसेस वगैरह शेयर करता है, बट ये कोई फॉर्मल में कोई ये जो है टूल नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे क्या रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, हमारा RBI बनाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, तो कौन सा जो है वो क्वालिटेटिव कंट्रोल नहीं है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री का। ठीक है, जो क्रेडिट को कंट्रोल करने वाला है, तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा उसने, तो वो आपका CRR जो है वो कोई क्वालिटेटिव कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ एक जो है वो क्या है आपका एक कह सकते हैं कि आप मनी मार्केट में जो है वो मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करने का एक टूल है सिर्फ। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि हाउ विल अ रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, तो कह रहा है अगर हम बैंक रेट्स को जो है वो कम कर देंगे तो उससे जो है वो क्रेडिट जो मार्केट में जो वो कैसे अवेलेबल होगा, तो वो कैसे अवेलेबल होगा आपका, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, 299 का यहाँ पे होगा क्रेडिट विल इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करेगा, देखो अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्या किया, कम किया मैंने आपको बताया, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो मार्केट बैंक से लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो पैसा लोगों के पास आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, उससे जो है वो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी और जो है वो आपका GDP भी ग्रो करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। ठीक है, अच्छा 298 का देखो, 298 कह रहा है कि द स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशो द स्कोप फॉर लेंडिंग बाय द बैंक इज, क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कम पैसा जो है वो रखेंगे उसमें रिजर्व में रखेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा ना लोन में देने के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या रहा है कि इफ़ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंकरेज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मॉनेटरी एंड मनी एंड डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इट शुड, तो वो क्या करेगा, क्या चीज़ उसको जो है वो करनी चाहिए, तो वो आपका लो CRR रखेगा। ठीक है, CRR को जो है वो लो रखेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या रहा है कि आगे क्या रहा है, 1 मिनट, हाँ आगे क्या रहा है कि हाई SLR जो है वो क्या करेगा, हाई SLR आपका जो है वो क्या करेगा, जो प्रोवाइड करेगा फंड को, तो किसको, स्टेट को। ठीक है, समझ आ गया, अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा C, क्या करेगा, प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ CRR डिक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन विल, कहता है अगर हम कैश रिजर्व रेशो अगर हम कम कम रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन A। ठीक है, कह रहा है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज टू, कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया था आपको क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो RBI डिसाइड करता है, जो RBI बनाता है, जिससे वो मार्केट में पैसा कितना फ्लो होगा, करंट रेट क्या रहेगा, बैंक रेट क्या रहेगा, CRR SLR सारा। ठीक है, तो वो सारा किस में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। तो 301 का ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन C, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि कैश रिजर्व रेशो डिक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन विल, कह रहा है अगर CRR जो है वो डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो 302 का ऑप्शन क्या होगा A।
CRR क्या होता है? जो आपका बैंक जो है वो रिजर्व में पैसा रखता है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि SLR इज डिटरमाइंड बाय RBI। SLR स्टैंड्स फॉर तो SLR जो है वो RBI डिसाइड करता है। एक होता है CRR, SLR। CRR और SLR क्या होता है? एक जो है वो बैंक अपना अपने पास रखता है रिजर्व में, और दूसरा जो है वो RBI के पास रखता है, ठीक है। तो SLR जो किस किस चीज़ से वो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? 303 का। 303 का हमारा ऑप्शन रहेगा C, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। कैसे कौन सी चीज़ है जो मॉनेटरी पॉलिसी कंपोनेंट नहीं है? नॉट के पूछ रहा है वो, तो कौन सा नहीं है? अपना पब्लिक डेट, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का? तो 305 का ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशो, ठीक है। CRR से क्या होता है? CRR से जो है वो हम क्या करते हैं अपना वेरिएबल कॉस्ट CRR, इससे क्या करते हैं हम अपना सिर्फ डिमांड, वो जो अपना मनी सप्लाई जो है वो उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRR। तो CRR की रेशो फुल फॉर्म क्या होती है? अभी हमने देखा, कैश रिजर्व रेशो, तो बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या रहा है कि द एक्सपेंडिचर टैक्सेशन एंड लोन टेकिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और कॉल्ड। कह रहा है जो एक्सपेंडिचर टैक्सेशन और लोन टेकिंग पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, उसको हम वो किस में ऐड होती हैं? वो आपकी जो है वो किस में? फिजिकल पॉलिसी में ऐड होती है। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाती है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? हमारा RBI बनाता है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि सब्सिडीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन। तो सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो निकालती है, जिससे लोगों को जो सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो गवर्नमेंट किस में इंक्लूड करती है? तो गवर्नमेंट आपकी जो है वो किस में? कंज्यूमर यूनिट में इंक्लूड होती हैं वो, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि फॉर विच फंड कैन द अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर कैन बी मेट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो 309 का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 309 का ऑप्शन होगा यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्विस ऑफ इंडिया है वो कौन पब्लिश करता है? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंडियन रेलवेज कम फ्रॉम। तो मैक्सिमम पार्ट जो रेलवेज का है वो कहाँ से आता है? तो मैक्सिमम पार्ट आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से आता है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा आपका क्या? 312 का ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। इरिगेशन एक्सपेंडिचर। देखो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जहाँ से किसी चीज़ में जो है वो हम इन्वेस्ट करेंगे और वो चीज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगी, और वहाँ से हमें जो है वो वहाँ से एक वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि डिस्ट इन्वेस्टमेंट इज़। तो डिस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? डिस्ट इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट क्या करती है, किस चीज़ को जो वो अपने शेयर्स कम करती है। तो इसमें क्या होता है? ऑफ फ्लोटिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट कंपनीज को जो है वो अपने शेयर दे देती है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसी का जो है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो नॉट पूछ रहा है वो। तो नॉट में कौन सा नहीं है फिस्कल पॉलिसी वाला? रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे वाला कह रहा है कि इन बजट फिगर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट हो, सब्सिडीज़ हो, पेंशन हो, सोशल सर्विसेज हो, एंड लाइक और अदर पार्ट्स। तो कह रहा है ये जो फिगर्स होती हैं तो ये किस में इंक्लूड होती हैं? तो ये आपकी किस चीज़ में इंक्लूड होती हैं? आपकी बताइए, आपका नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। जहाँ सब्सिडीज़ होगी, पेंशन्स होंगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स होगी, सोशल सर्विसेज होगी, ये सारी किस में होती हैं? नॉन प्लान्ड। एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर जहाँ पे हमें पता है कि भाई हमारा इतना इतना खर्चा होगा। एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जहाँ पे हमें पता है कि भाई कभी भी हमें जो है कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, ठीक है, जो प्लान्ड नहीं रहता। अच्छा, आगे देखो, आगे क्या रहा है कि इन द बजट फिगर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम अपना बजट डेफिसिट, ठीक है। आगे देखो, कहता है इन बजट फिगर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल डेफिसिट इज। तो फिजिकल डेफिसिट किसको कहते हैं हम? फिजिकल डेफिसिट कहते हैं हम अपना सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड द गवर्नमेंट
मार्केट बोरिंग एंड लायबिलिटी। देखो डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने जो डेट पे पैसा जो है वो उठाया है, डेट उठाया है, और उससे जो है वो गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को जो है वो क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट करवा रही है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट पे एक किस्म की क्या आ गई, लाइबिलिटी आ गई गवर्नमेंट पे। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द सिंगल लार्जेस्ट आइटम है ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इन रिसेंट ईयर इज। तो सिंगल लार्जेस्ट जो एक्सपेंडिचर वाली आइटम है इंडिया की कौन सी है, गवर्नमेंट की कौन सी है, तो वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि इन एस्टिमेट ऑफ बजटरी डेफिसिट द ऑफिशियल अप्रोच इन इंडिया इज़ टू एक्सक्लूड। क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे जो ड्राइंग डाउन ऑफ ईच ऑफ कैश बैलेंस। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम ड्राइंग डाउन करना चाहते हैं किसको, कैश बैलेंस को। ठीक है, आगे देखो, कह रहे हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी है इज़ कंसर्न विद। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो किससे कंसर्न है आपकी, फिजिकल पॉलिसी आपकी जो है वो किससे, बोथ ए एंड बी, क्या, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेट। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट व्यूज एज अ नेशनल डेट। तो कौन सा जो है वो नेशनल डेट में इंक्लूड नहीं होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहे हैं बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टेनली लीड्स टू। तो कह रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो किसके लिए लीड करेगी, इन्फ्लेशन। ठीक है, गवर्नमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करेगी पैसा डेफिसिट करके, तो वो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, सप्लाई अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फ्यू गुड्स को चेस करेगा ना मनी, तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। आगे देखो, आगे क्या रहा है कि इन पब्लिक बजट ज़ीरो बेस बजट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। तो जो ज़ीरो बेस बजट था वो पहली बार कभी कहाँ पे इंक्लूड किया गया था, तो ज़ीरो बेस बजट जो आपको पहली बार जो वो आपका कहाँ पे इंक्लूड किया गया था, आपका ये जो है वो आपका यूएसए में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अच्छा आगे देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट रेवेन्यू ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सी चीज़ करंट रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होती, तो लोन्स आपके जो है वो करंट रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होते। आगे तो कहता है कि ना विच वन इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। तो कौन सी जो है वो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी नहीं है, इंडिया में ऑब्जेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट का, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द इकॉनमी। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सक्रीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करंट अकाउंट। तो कहता है कि अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अगर इंक्रीज़ कर गया करंट अकाउंट से, रेवेन्यू से ऑन करंट अकाउंट, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उससे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेफिशिएट बजटिंग हो जाएगी। ये डेफिशिएट बजटिंग होती है, डेफिशिएट बजटिंग होती है कि हम उधार में पैसा लेके जो अपनी स्कीम्स को या अपनी सारी फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट रन कर रही है। ठीक है, कैपिटल स्कीम क्या होता है, कैपिटल स्कीम जो होता है आपका क्या, ये होता है आपका ऑप्शन आपका बी, हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे हम कहते हैं ना कि कैपिटल गेंस में क्या होता है, मान लो आपने जो है वो आपने कोई आपकी पैसा था, ठीक है, कोई चीज़ थी, आपने उसको जो है वो बेचा, फिर आपको उसमें जो है वो प्रॉफिट हुआ, फिर आप उसी प्रॉफिट को क्या करेंगे, आप उसको जो है वो आगे किसी प्रोडक्शन में या किसी इन्वेस्टमेंट में फिर से उसको जो है इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कैपिटल गेंस टैक्स भी लगाती है ना। अच्छा, 328 में क्या कह रहा है, 328 में वो कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ बजटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका 328 का, ऑप्शन ए, कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो है वो आपका बजटिंग इंक्लूड हुआ था। ठीक है, कहता हु जनरली प्रेजेंट द फाइनेंस बजट इन इंडिया पार्लियामेंट। तो कौन करता है फाइनेंस बजट जो पार्लियामेंट में इंक्लूड करता है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर। आगे देखो, आगे क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काउंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन सी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होती, तो कौन सी चीज़ नहीं होती आपकी, डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ गवर्नमेंट मोनेटाइज पार्ट ऑफ इट्स डेफिसिट। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू पूछ रहा है, ट्रू, तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन मनी सप्लाई इन द इकॉनमी विल इंक्रीज। अगर गवर्नमेंट जो है वो आपका मोनेटाइज पार्ट करेगी, किसका, डेफिसिट का पार्ट जो है वो मोनेटाइज कर देगी, है ना, तो मोनेटाइज से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है मार्केट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल्ड एज
तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आपका क्या, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। तो कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। देखो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी हम इंडिविजुअल पर लगाते हैं, और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी, आप कह लीजिए कि आपका सॉरी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, जैसे हम लार्जर पब्लिक पे लगाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अच्छा, जो आपका जीएसटी है वो क्या है, जीएसटी आपका जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो जीएसटी आपका किस में आएगा, जीएसटी आपका जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। अच्छा, आपका जैसे इनकम टैक्स क्या आएगा, इनकम टैक्स आपका जो है वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस में आएगा, डायरेक्ट टैक्स का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, वेल्थ टैक्स। ठीक है, वेल्थ टैक्स आपका जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। अच्छा, कह रहे विच मतलब फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन डी, सेल्स टैक्स। ठीक है, कह रहे एग्जाम्पल ऑफ सेल टैक्सेस, सेल टैक्स की एग्जाम्पल कौन सी है नीचे ऑप्शंस में, तो सेल टैक्स की आपकी एग्जाम्पल जो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है। अच्छा, कह रहे विच मतलब फॉलोइंग इज इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट है जो वो क्या इम्पोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी जो है वो क्या इम्पोज करती है, एंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज करती है। ठीक है, कितना टैक्स आर कॉल्ड है रिग्रेसिव व्हेन, टैक्स जो है वो रिग्रेसिव हो जाते हैं कब, जब वो क्या करते हैं आपका, मोर बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच। ठीक है, कह रहे इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस के केस में, डायरेक्ट टैक्सेस के केस में क्या होता है आपका जो है वो सेम पर्सन पे जो है वो उसका क्या क्या आता है, डायरेक्ट टैक्सेस पे आपका जो है वो उसका इम्पैक्ट भी आता है और इंसिडेंस भी आता है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि जो 13th फाइनेंस कमीशन थी उसका चेयरमैन कौन था, 13th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था आपका, डॉक्टर विजय एल केलकर। 14th फाइनेंस कमीशन का कौन था, 15th फाइनेंस कमीशन का कौन था, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, कह रहा है वैट वाज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन, वैट जो है वो सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था, हालांकि अभी तो ये नहीं है बट फिर भी ये कहाँ इंक्लूड किया गया था, फ्रांस में। ठीक है, कह रहा है वैल्यू एडिड इज इक्वल टू, तो वैल्यू एडिड जो है वो किसकी इक्वल होती है, वैल्यू एडिड आपकी जो है वो आउटपुट माइनस इनपुट होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया, गडगिल फार्मूला, गडगिल फार्मूला इज कॉज्ड इन, तो गडगिल फार्मूला जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया था, गडगिल फार्मूला आपका जो है वो किसके लिए, डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, उसके लिए इंक्लूड किया गया था। आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच अथॉरिटी डिसाइड अबाउट द स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, तो स्टेट का शेयर जो होगा सेंट्रल टैक्सेस में वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो आपकी कौन सी कमीशन डिसाइड करेगी आपकी, बताइए कौन सी कमीशन डिसाइड करेगी, आना चाहिए आपको ये, आपकी फाइनेंस कमीशन, अभी हमने देखा ना पर फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन जो थे। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर आर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बाय नेचर कौन से होते हैं आपके, रिग्रेसिव होते हैं। ठीक है, कहता है टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो टैक्सेशन जो है वो किसका टूल है, टैक्सेशन जो है आपका फिजिकल पॉलिसी में आता है। ठीक है, कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू टू कलेक्ट गवर्नमेंट, टू कलेक्ट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कहते कौन सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स नहीं है, तो कौन सी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स नहीं है आपका, नॉट पूछ रहा है वो, नॉट, तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, आगे देखो, अभी देख क्या रहा है कि विजय केलकर कमेंट्री जो है वो किससे रिलेट करती है, तो विजय केलकर कमेंट्री आपकी जो है वो किससे रिलेट करती है, आपकी टैक्स रिफॉर्म से करती है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मतलब फॉरेन टैक्स इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कौन सा गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं कलेक्ट करती, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका जो है वो कौन सा, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती। ठीक है, आगे देखो, कह रहे एक्साइज ड्यूटी ऑन कमोडिटी इज पेबल विद रेफरेंस टू इट्स, एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेबल होती है किस पे, एज कम्पेयर टू, किसके कंपेयर में होती है, वो आपकी प्रोडक्शन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद अ हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड द, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। तो यहाँ पे हो गए हमारे 350 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू सेंट्रल टैक्स,
देखो हमने टैक्सेशंस की हमने वीडियोस हमने देखी थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके पुरानी वीडियोस देख ले। उसमें हमने बताया कि एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, फिर कुछ सेंट्रल टैक्सेस होते हैं और कुछ स्टेट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमने बात की थी। तो उसी पे ये क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेंट्रल टैक्सेस। देखो सेंट्रल टैक्सेस में आप वो टैक्सेस आएंगे जो सेंटर इम्पोज करता है, ठीक है, और उसमें जो है वो शेयर जो है वो स्टेट का भी होता है, ठीक है। तो स्टेट के शेयर्स का जो है वो कौन डिसाइड करता है, आपकी कौन सी कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि स्टेट्स को जो है वो कितना शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स हमेशा कौन लगाता है, इनकम टैक्स हमेशा जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। अच्छा, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी होती है मान लो कोई चीज़ आप जो है वो क्या कर रहे हो, आप उसको इम्पोर्ट करवाया आपने, ठीक है, तो उस पर कम कस्टम ड्यूटी लगी, ठीक है, बाहर की कंट्री से, तो वो कौन लगाती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हाउस टैक्स और यहाँ पे आ गया एक्साइज ड्यूटी। देखो हाउस टैक्स जो है वो क्या है, हाउस टैक्स यहाँ पे जो है वो स्टेट, लैंड किसका है, लैंड किसका मैटर है, लैंड जो है वो स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो लैंड अगर स्टेट की है तो उस पर अगर कोई हाउस बनेगा, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो उसका टैक्स कौन जो है लेगा, लोकल आपकी जो पंचायत होंगी या म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी वो लेंगी, वो सेंट्रल का थोड़ी होगा। तो यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी होगी वहाँ पे वो सेंट्रल की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 351 का ऑप्शन जो होगा बी होगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट शेयर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। कहते हैं कौन सा टैक्स है जो वो स्टेट और यूनियन के बीच में जो वो शेयर नहीं होता। तो कौन सा जो है वो टैक्स नहीं शेयर होता, आपका सेल टैक्स, ठीक है। सेल टैक्स आपका जो है वो आपका शेयर नहीं होता। अब यहीं से देख लीजिए ना आप, आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ। अब जो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, इसमें एक सेल डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्सेशन। तो ये सेल टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो स्टेट का अलग से होता है, तो ये सारी जो सेल्स होती हैं, जो सारा टैक्स वहाँ से कलेक्ट होता है, तो वो ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड बाय द यूनियन, लेविड बाय द यूनियन एंड अप्रोप्रिएट एंड प्लान बाय द स्टेट्स। मतलब देखो, कहता है कि टैक्स जो है वो लगाती कौन है, यूनियन लगाती है, बट उसकी जो प्लानिंग होती है और उसको जो इम्प्लीमेंट करने का सारा प्रोसीजर होता है वो कौन लगाता है, आपका स्टेट करती है। तो कहता है इसमें कौन सा टैक्स है वैसा, तो वैसा आपको कौन सा टैक्स मिलेगा यहाँ पे, तो वैसा आपको मिलेगा कौन सा, आपका स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। तो स्टैंप ड्यूटी आपकी जो है किस में आती है, आपकी स्टेट टैक्सेस में आती है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, चेंजेस ये हैं कि मान लो जैसे जीएसटी के आने के बाद, जीएसटी के आने के बाद काफ़ी टैक्सेस जो हैं वो इसमें मर्ज हुए हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में उसको हम सेपरेटली मैं आपको बता दूंगा, जो आपका प्रॉपर लेक्चर सीरीज होती है, जो कंसेप्चुअल वीडियोस होती है उसमें मैं बता दूंगा। इसमें कई कई बार क्या होता है कि कई बार आपको पुराना भी पूछ लेता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत बन जाती है, फिर बच्चे कहते हैं कि ये तो पुरानी चीज़ है, कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ें रिपीट होती हैं कंसेप्चुअल वाइज, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज सच विच डज नॉट कॉज राइज इन प्राइस। कहते हैं कौन सा टैक्स है जो वो प्राइस राइज जो है वो नहीं करता। तो नहीं करने की बात क्या है, तो नहीं कि वो कौन सा नहीं करता, इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स से कोई भी जो है वो क्या नहीं होता, प्राइस राइज नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें तो आपसे पैसा लिए जा रहे हैं ना, ठीक है, आपकी जो है वो परचेसिंग पावर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 355 क्या कह रहा है, 350 क्या कह रहा है, विच मतलब फॉलोइंग हैज़ सजेस्टेड टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। कहते हैं किसने जो है वो सजेस्ट किया था कि भाई एक्सपेंडिचर भी जो है वो टैक्स होना चाहिए, तो उसका क्या नाम है, कालदोर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि एक्सपेंडिचर पे जो है वो टैक्स होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने 356 क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है द प्रोसेस्ड ऑफ इनकम टैक्स गोज टू। तो जो प्रोसेस्ड है, द प्रोसेस्ड ऑफ इनकम टैक्स गोज टू किसको जाएगा, तो वो जाएगा आपका किसको, सेंट्रल एंड स्टेट को, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, अगला क्या कह रहा है, कह रहे कॉर्पोरेट टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज ऑन। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो किस पे इम्पोज किया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आपका जो है वो आपका नेट इनकम ऑफ द कंपनीज पे इम्पोज किया जाता है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है ए, ठीक है, कंपनी है ए, उसका प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अब उस पर टैक्स कितना होगा, 30%, 28% या कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द ड्यूटीज लेविड ऑन एल्कोहल लिकर, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड ओपीएम्स कम्स अंडर। तो ये किस चीज़ के अंडर आती हैं, तो ये आपकी, आप सबको पता होगा, आपकी
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आती है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू, तो पैरेलल इकोनॉमी मर्ज कैसे होती है? पैरेलल इकोनॉमी आपकी मर्ज होती है आपकी टैक्स इवेजन से। अगर लोग टैक्स चोरी करेंगे तो एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी, लोगों के पास ब्लैक मनी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, कहता है बियोंसी ऑफ टैक्स इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो कहते हैं बियोंसी ऑफ टैक्स जो है वो क्या क्या मतलब क्या डिफाइन करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनता है? आपका ऑप्शन बी। कैसे? देखो, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, परसेंटेज जो इंक्रीज होगा इन टैक्स कवरेज, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कहते हैं कौन से है जो इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल नहीं है? तो नहीं है की बात कर रहा है वो। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी की, जो नॉट है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर टैक्स जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं आता, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे क्या रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया। कहते कौन सा सेक्टर है जो सबसे बड़ा टैक्स पेइंग सेक्टर है इंडिया का? तो वो कौन सा सेक्टर है आपका? इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स पे करता है। कहता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू मतलब कि जो उसका बर्डन होता है, तो बर्डन वो जो है वो किस पे आता है? आपका हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे आता है? जो उसका बर्डन बियर करता है, ठीक है, मतलब उसका इम्पैक्ट। अच्छा, एड वेलोरम टैक्स जो है वो किस पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये किस पे लिवाई किया जाता है? ये आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ गिवन बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोसीजर्स, ठीक है। जो आपका प्रोड्यूसर्स जो अपनी वैल्यू गिवन करते हैं ना, तो उस पर जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये लगाया जाता है। ऑप्शन आपका सी होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच अमाउंट्स द फॉलोइंग टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन इज नॉट मैंडेटेड टू बी असाइन टू द स्टेट। ये तो कौन सा टैक्स है जो कलेक्टेड बाय द यूनियन बट उनको जो मैंडेट नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने मैंडेट स्टेट्स को नहीं दिया हुआ। तो वो कौन सा टैक्स है यहाँ पे? आपका सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस टैक्स आपका जो है वो कौन कलेक्ट करता है? आपकी यूनियन, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि फॉर विच टैक्स वॉज कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस गिवन टू मच लेटर आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन द स्मॉल वे, ठीक है ना। कह रहे कौन सा टैक्स है उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है वो क्या दिया, काफ़ी लेट मिला उसके ऐड होने के बाद में। तो वो कौन सा टैक्स है यहाँ पे? आपका क्या बनेगा आपका ऑप्शन यहाँ पे? आपका टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है। तो ये सर्विस टैक्स है ना, जैसे मैंने बताया आपको, ये टैक्स ऑन सर्विसेज है। तो टैक्स ऑन सर्विसेज कौन कलेक्ट करता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस तो वो हो गया कि जो किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सन पे जो है वो लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स हुआ आपका देयर इज अ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो आपका जैसे मान लो आप जो है वो जीएसटी दे रहे हो, तो जीएसटी ये किस्म का क्या है? जीएसटी किस्म का इनडायरेक्ट टैक्स है। आप कोई टूथपेस्ट खरीद रहे हो, आप कोई चिप्स खरीद रहे हो, तो उस पर भी तो टैक्स लग रहा है। तो वो आपका जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि द इंसिडेंस ऑफ सेल टैक्स फॉल ऑन, तो इंसिडेंस जो है वो किस पे, उसका इम्पैक्ट जो है वो किस पे आता है सेल टैक्स का? तो इंसिडेंस जो सेल टैक्स का वो आता है किस पे? प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। अच्छा, कह रहे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वर propounded बाय, तो कैनन्स ऑफ टू टैक्सेशन वर propounded बाय किसने किया था यहाँ पे? आपका एडम स्मिथ ने किया था, ठीक है। एडम स्मिथ के बारे में आपको मैंने बताया था ना कि इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो, अगले यहाँ पे कह रहा है कि द टैक्सेशन द टैक्स लिवाइड ऑन क्रॉस सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे टर्न ओवर टैक्स, ठीक है। क्या कहेंगे हम उसको? टर्न ओवर टैक्स। अगला देखो, कह रहे इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन द लोन्स रेज इज कॉल्ड, कहते जब हम कोई इंटरेस्ट पेड जो हम करते हैं, कहते जब कोई गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है किसी लोन पे, तो वो किस में इंक्लूड होता है? तो वो आपका किस में इंक्लूड होता है? आपका डेट सर्विसिंग में, ठीक है। अच्छा आगे देखो, कह रहे कस्टम ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, कस्टम ड्यूटी जो है वो किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है?
कस्टम ड्यूटी आपका जो है वो किसका, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्योंकि कस्टम ड्यूटी का मतलब ही क्या है कि भाई जो आपने बाहर से फॉरेन से जो आप किसी ए कंट्री से कंट्री बी में आप कोई चीज़ जो है वो क्या करवा रहे हो, इम्पोर्ट करवा रहे हो, तो फिर आप उस पर कस्टम ड्यूटी लगाते हो ना। गवर्नमेंट उस पर अगर वो जितनी भी महंगी होगी उतने परसेंट उस पर जो है वो कस्टम ड्यूटी लगेगी, है ना। फिर उसका प्राइस जो है वो राइज कर जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, ताकि लोग जो है वो लोकल चीज़ों को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें। अगर हर कोई बाहर से ही मंगवाना शुरू कर दिया तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस कैन बी डिवाइड बाय, तो टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस कैन बी डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। अच्छा, बट ये कलेक्ट कौन करेगा, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन कलेक्ट कौन करेगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स। अच्छा, आगे देख कहता है अ नेशनल डेट नोन एज एक्सटर्नल डेट इज एन अमाउंट, कहता है जो नेशनल डेट होता है जिसको हम एक्सटर्नल डेट भी कहते हैं, कहते हैं उसको जो है वो किसके इक्वल होता है, उसका अमाउंट जो है वो किसके इक्वल होता है, किसका पार्ट होता है वो, तो किसका पार्ट होता है वो आपका यहाँ पे बोरोड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल डेट होता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर से जो है वो बोरो करती है, ठीक है, उसको कहते हैं ना एक्सटर्नल डेट, ठीक है, जिसको हम नेशनल डेट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, कह रहे टैक्सेस आर एज सर्टेन एज द डेथ, बिकॉज क्या होता है उससे, उससे आपका जो है वो दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस कलेक्टेड एंड यूटिलाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है और जो लगाती है, ठीक है। तो कौन सा टैक्स होगा आपका यहाँ पे, आपका लैंड रेवेन्यू, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना आपको लैंड जो है वो किसके अंदर आता है, वो स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज टैक्सेस लिविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो कौन सा टैक्स लगाती है आपका, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, ठीक है। जैसे अभी आपने दिल्ली का दिल्ली लिकर स्कैम जो सुना होगा आपने, हालांकि स्कैम तो नहीं बोल सकते, लेकिन दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी में जो इश्यूज थे, तो वो दिल्ली सरकार नहीं है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ही है ना वहाँ पे, यूटी गवर्नमेंट जो है, तो वहाँ की तो लोकल गवर्नमेंट है ना वो, तो वहाँ पे उसका इशू आप देख लीजिए। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यार, जो लिकर के एक्साइज ड्यूटी लगती है वो कौन लगाता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि द जीएसटी रिसेंटली पास्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, विल बी डिवाइड ऑन विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो किस प्रोडक्ट्स पे जो है वो जीएसटी लगाया जाता है। और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको जेके एसएसबी के कितने एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, कितने ही एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है फाइनेंस सब इसमें वीएलडब्ल्यू में शायद थे, या फिर आपका जो फाइनेंस अकाउंट सिस्टम का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे नहीं होगा, तो वो आपका यहाँ पे किस पे नहीं होगा, आपका पेट्रोलियम इस पे टबैको पे जो है वो नहीं होगा, ठीक है, टबैको पे जीएसटी नहीं है। अच्छा, पेट्रोलियम क्रूड, जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, कह रहा है उस पर जीएसटी क्या है, उस पर जीएसटी लिवाइड ऑन, अच्छा लिवाइड ऑन कह रहे हैं ना, तो लिवाइड ऑन, तो लिवाइड ऑन किस पे होगा, टोबैको पे होगा, बाकी पेट्रोलियम पे नहीं होगा, नेचुरल गैस पे नहीं होगा और एविएशन फ्यूल पे नहीं होगा, सिर्फ किस पे होगा, टोबैको पे होगा, ठीक है। अच्छा, टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, तो टैक्स ऑन इनहेरिटेंस किसको कहा जाता है, जो मतलब कि फैमिली का कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो आपको जब विरासत में मिलती है तो उसको जो है वो किस किस चीज़ पे इंक्लूड होती है, वो स्टेट ड्यूटी। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम विल हेल्प टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया, कहते कौन सा टैक्स सिस्टम है जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो कौन सा टैक्स होगा वो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स होगा जो आपको क्या करेगा, आपकी जो इनकम इनइक्वालिटी होगी आपकी जो है वो दूर करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एबॉलिश्ड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स,
तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो है वो रिसेंटली अबॉलिश किया है ये चीज़, एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स? तो वो आपकी कौन सी स्टेट है यहाँ पे? आपकी कर्नाटका। ठीक है। कहते सेन वैट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सेन वैट जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? सेन वैट आपका जो है एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है। कहता ऑक्ट्रियो, ऑक्ट्रियो जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ऑक्ट्रियो जो आपका किससे? टैक्सी से रिलेटेड है। ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स से आप कहीं नहीं पढ़ते, आप सिर्फ PYQs में ही देखते हो, आप क्वेश्चंस में ही देखते हो कि आपको ये चीज़ें दिखी हैं। ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑन, कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस का मेन इफेक्ट जो है वो किस पे आता है? तो मेन इफेक्ट आपका किस पे आता है? किसकी? इनकम पे आता है। ठीक है। अच्छा आगे देखो, कह रहे दिस टैक्स इज एसेंशियली बोर बाय एंटिटी इट इज लेविड अपॉन एंड कैन नॉट बी पास्ड। कहता है अगर किसी पे लगेगा तो ये पास नहीं हो सकता किसी और पे। ठीक है। तो कौन सा टैक्स है? तो आपका वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। आगे देखो, कह रहे फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स, पहली कंट्री जिसने कार्बन टैक्स को जो है इम्पोज किया था इस, कौन सी कंट्री थी वो? तो वो आपकी थी कौन सी? न्यूजीलैंड। अच्छा आगे देखो, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स? तो कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स है पूछ रहा है वो, नॉट नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स आपका किस में आएगा? आपका डायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? कहता कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो आपका डी नन ऑफ द अबव, सॉरी डी नन ऑफ द अबव। ठीक है। कैसे? देखो, नॉट पूछ रहा है, नॉट है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो क्या है आपका? डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स आपका जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स आपका जो है वो डायरेक्ट टैक्स है ना? ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है विच टैक्सेस कॉजेज अ बर्डन ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी? कहते कौन सा टैक्स जो है वो पुअर सेक्शन सोसाइटी पे जो है वो बर्डन क्रिएट करता है? तो करता है पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अच्छा आगे देखो, कह रहे विच वन द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स? तो प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होगा आपका? तो प्रोग्रेसिव टैक्स होगा आपका कौन सा? सी, इनकम टैक्स आपका जो है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है। ज़्यादा इनकम होगी तो इनकम टैक्स होगा, कम इनकम होगी तो इनकम टैक्स नहीं होगा। ठीक है। आगे देखो, कह रहा है पार्ट ऑफ नेशनल डेट नोज एक्सटर्नल डेट इज एन अमाउंट ऑफ, अभी हमने देखा था, बोरोड बाय इट्स गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। देखा आपने क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं PYQs। आगे देखो, आगे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेसेस पैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको हम? तो उसको हम कहेंगे आपका क्या? ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है। क्या कहेंगे उसको हम अपना? ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे उसको हम? आपका डंपिंग। ठीक है। डंपिंग। अच्छा, कहता है फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ ए रुपी मीन्स, रुपी की कहता है जब हम फुल कन्वर्टेबिलिटी कर लेंगे, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? मान लो डॉलर, $1 का हमें जो क्या मिलेगा? हमें 80 रुपीज़ मिलेंगे। वहीं हमें अगर 80 रुपीज़ देंगे तो हमें क्या होगा? $1 मिलेगा, है ना? तो कन्वर्टेबिलिटी हुई ना। अच्छा, तो कह रहा है कि कन्वर्टेबिलिटी मीन्स का मतलब क्या है? फुल कन्वर्टेबिलिटी और रुपीज़ का मतलब क्या है? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका क्या? डिटरमाइंस द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रुपी एंड फॉरेन करेंसी फ्रीली बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। कि भाई जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई मिलेगी, जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी। ठीक है। तो ये मार्केट फोर्स डिसाइड करेगी, ना कि कोई बॉडी। ठीक है। कहते हैं फुल फॉर्म ऑफ SDR इज, तो फुल फॉर्म ऑफ SDR क्या है बताइए? ये क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हुआ है। तो उसका कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है। आगे देखो, कह रहे बाइंग ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनीज बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा आगे देखो, कह रहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अदरवाइज इज कॉल्ड एज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है मैं उसको हम क्या कहते हैं? और तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप क्या कहते हैं? आपका क्या? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आगे देखो,
कह रहे द एनुअल रिकॉर्ड फॉर ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विद अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आपका क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है ना, वर्ल्ड का जो नेट नेट BOP है जो, ठीक है, वो 0 है। ठीक है, क्योंकि अगर एक कंट्री से क्रेडिट हो रहा है तो दूसरी कंट्री से डेबिट हो रहा है। अगर एक कंट्री से पैसा जा रहा है तो पहले एक कंट्री से अगर पैसा गया तो दो दूसरी कंट्री में गया ना, तो वहाँ से क्या हुआ, उनकी कमाई हुई, एक का खर्चा हुआ दूसरी की कमाई हुई, तो वर्ल्ड का नेट क्या हो गया, 0 ही होगा ना। अच्छा, आगे देखो, कह रहे इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड थ्रू, कह रहे इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका आपका कौन सा है 399 ना, तो उसमें आपका ऑप्शन करता ऑल द अबव, कैसे डिवैल्यूएशन और रुपी करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट्स की फॉरेन मार्केट्स में डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। 1 पॉइंट। सेकंड कह रहा है कि विग्रेस एक्सपोर्ट प्रमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से हम जो है वो फॉरेन करेंसीज को, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, कुछ भी हो गया, हम उसको लेंगे अपने फॉरेक्स में जमा करेंगे। इंपोर्ट सब्सिट्यूट, इंपोर्ट का सब्सिट्यूट निकालेंगे कैसे, मेक इन इंडिया, घर पे पैदा करेंगे हर चीज़, घर पे मार्केट बनाएंगे नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हम अपना इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट हम क्या कर सकते हैं अपना, ठीक ही इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा when there is an official change in official rate of an exchange rate of domestic currencies then it is called, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो किसी भी कंट्री का जो ऑफिशियल जो है वो क्या होता है, एक्सचेंज रेट चेंज होता है, तो उसको हम कहेंगे रीवैल्यूएशन। डी वैल्यू डेप्रिसिएशन क्या होती है, रुपी की वैल्यू गिर गई तो उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या होती है, रुपी की वैल्यू जब इंक्रीज होगी उसको हम कहेंगे एप्रिसिएशन, है ना। डिफ्लेशन मैंने क्या बोला था, मान लो इन्फ्लेशन से भी नीचे चली गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हुए आपके 400 क्वेश्चंस कंप्लीट। इंडिया इज फॉलोइंग, इंडिया जो है वो क्या फॉलो कर रहा है आपका यहाँ पे अभी, किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है ये, तो इंडिया जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, मान लो जितनी डिमांड होगी उतनी ही जो है वो सप्लाई रहेगी। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, कह रहा था आउटकम ऑफ डीवैल्यूशन ऑफ करेंसीज, कहता है करेंसीज का जो डीवैल्यूशन होगा तो उसका आउटकम जो है वो क्या निकलेगा, तो उसका आउटकम निकलेगा क्या आपका, ऑप्शन ए इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, आगे देखो, कह रहा था नेशनल गवर्नमेंट द गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डिवैल्यूशन ऑफ इट्स करेंसी इन ऑर्डर टू प्रमोट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट के लिए डिवैल्यूशन करेगी। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि डिवैल्यूशन मेक्स इंपोर्ट, डिवैल्यूशन जो है वो इंपोर्ट को क्या करते हैं, इंपोर्ट्स को क्या करते हैं, डीलर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच व्हेन डिड द रुपी बिकम अ फ्रीली कन्वर्टेबिलिटी करेंसी ऑन करंट अकाउंट इन इंडिया, तो कब हुआ था, ये आपका हुआ था, क्या ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे, सी 1994 में। हमने क्या किया था, फ्रीली कन्वर्टेबिलिटी हमने करेंसी की अपनी रखी थी कि भाई आप जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई हम देंगे। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, कह रहा है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो रेफर्स टू, तो ये किससे रेफर करता है आपका, बताइए, अभी हमने ऊपर पढ़ा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट डील विद एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो कौन सी चीज़ जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन से वो डील नहीं करती, आपका कॉरपोरेट मार्केटिंग सोसाइटीज़। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ, तो ट्रेड पॉलिसी जो है किस चीज़ से कंसिस्ट होती है, ट्रेड पॉलिसी आपकी जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो है कंसिस्ट रहती है। ठीक है, कह रहा था बिगेस्ट आइटम ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट इज़, तो बिगेस्ट आइटम जो है इंडिया की इम्पोर्ट की कौन सी है, तो ये आपकी यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और कोविड के टाइम का ये 2020 में जो है वो आपका 2020 2021 है ना, 2022 मेनली 2022 में बात कर रहे हैं। 2022 में क्या हुआ था, ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, तो इसमें क्या हो गया था, फिर हमने आपका आपका जो है वो ये अपने इम्पोर्ट हमने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना शुरू कर दिया था। ठीक है, करना शुरू कर दिया था ना, ये 20 जब ये आपका इशू चला था, वो पैक वाला इशू भी चला था। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन विजुअली विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट इज डिफाइंड एज, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड।
अच्छा आगे देखो, कह रहा है कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन, कहता है कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अनफेवरेबल होगा कैसे, जब आपका जो है इम्पोर्ट एक्ससीड कर जाएगा आपका एक्सपोर्ट से, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है फेरा इन इंडिया इज मेन रिप्लेस बाय, तो फेरा जो है वो इंडिया में कैसे किसने रिप्लेस किया इसको, कौन सी बॉडी ने रिप्लेस किया इसका, तो यहाँ पे आपका फेमा, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगला कह रहा है कि वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट लीड्स टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इज, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। आगे देख कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑन पब्लिक डेट इज पार्ट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट इज पार्ट ऑफ, तो पब्लिक डेट पे अगर इंटरेस्ट होगा तो वो किस चीज़ का पार्ट होगा, वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, तो कौन सा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया में जो पार्ट नहीं है, नॉट पूछ रहा है, वो डज नॉट उसमें नहीं इंक्लूड होता, तो कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती आपका, फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटी हेल्ड बाय द बैंक्स एंड कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है। आगे देखो, कह रहा हाउ इज द इंटरेस्ट रेट लेवल ऑफ ए कंट्री इज अफोर्ड बाय द अफेक्टेड बाय द एफडीआई, तो इंटरेस्ट जो लेवल होता है किसी भी कंट्रीज का वो एफडीआई से कैसे इंपैक्ट होता है, कैसे इंपैक्ट होता है आपका अगर एफडीआई जो है भाई डिक्रीज हो जाए। आगे देखो, कह रहा है फॉरेन करेंसीज विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे उसको हम, आपका हॉट करेंसी, हमने पढ़ा था ये हॉट करेंसी है ना, हमने पढ़ा हुआ सारा ये। अच्छा आगे देखो, आगे क्या रहा है कि द पर्पस ऑफ डिवैल्यूशन इज टू, डिवैल्यूशन कैसे होगी, अगर डिवैल्यूशन तो उसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं अपना इंकरेज कर रहे हैं क्या आपका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं आपका इंकरेज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, कह रहे हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इम्प्लाइज दैट, क्या कहेंगे उसको हम आपका एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, ठीक है। आगे देखो, कहते हैं कंट्रीज दैट डिपेंड्स मेनली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ देयर इनकम आर प्रोन टू, तो किस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है आपका इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे तक कहते हैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द, जब क्या होगा आपका डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाईज, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अनरिक्वायर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट आर आल्सो अफेक्टेड एज, तो क्या से इफेक्ट होगा आपका वो आपका यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया द यूएस डॉलर विल, कहते हैं अगर इंडिया में हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो यूएस डॉलर क्या करेगा अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। कह रहा है वाई टाइप, कहता है विच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज द अनसेफ, कहता है कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अनसेफ होती है इंडिया में, तो कौन सी होती है वो, तो वो आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है जब भी थोड़ी सी भी कंट्री की इकॉनमी में थोड़ा सा भी डामाडोल हो तो क्या करते हैं वो पैसा लेके अपना निकल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं हॉट करेंसी कहते हैं ना, हमने पढ़ा अभी। अच्छा आगे देखते हैं द डैश एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आपका क्या रियल। आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि द डैश एक्सचेंज रेट इज प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो उसको क्या मतलब होगा, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। कितना वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई, तो उसको हम क्या बोलेंगे अभी हमने देखा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन बाय विच नेम इन इंडिया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम किस नेम से बुला यहाँ पे जो है वो कंसिडर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कहता है कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड, जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट आपका करता है कौन, सेबी, ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड, तो शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका क्या ट्रेजरी बिल, ठीक है। आगे देख कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट कहता है आईपीओ स्टैंड फॉर, तो आईपीओ जो है वो किसके लिए ऑफ होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। 331 का 431 का क्या होगा आपका ऑप्शन सी। कहता है न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन, कहता है न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन, है ना, किस पे प्लेस होता है वो आपका, तो वो आपका जब प्राइमरी मार्केट में
एक होता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि आपके जो शेयर्स वगैरह होते हैं वो आपके जो न्यू कंपनीज़ के जो वो यहाँ पे ओपन होते हैं, फिर आप सेकेंडरी मार्केट में जाके उनको जो है वो खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि निफ्टी इज़ एसोसिएटेड विद, तो निफ्टी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? निफ्टी आपका जो है वो यहाँ पे 433 का क्या आंसर बनेगा यहाँ पे आपका, पता होगा आप सबको, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, ठीक है। कहता है बुल एंड बियर आर रिलेटेड टू, तो बुल एंड बियर जो है वो किससे रिलेटेड है? तो बुल एंड बियर आपके जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। कहता है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कहता है कौन सी यहाँ पे जो फॉलोइंग है जो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो नॉट पूछ रहा है वो, तो नॉट में कौन सी नहीं है, तो नहीं है में कौन सी आएगी यहाँ पे, IFCI, ठीक है। आगे देखो, कहता है फर्स्ट स्टेट ओन्ड कंपनी फ्रॉम इंडिया टू स्टैब्लिश न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज, तो कौन सी थी वो यहाँ पे, और ये शायद से क्वेश्चन कहीं रिपीट भी हुआ किसी एग्जाम में, तो उसका कौन सा था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। आगे देखो, कह रहे फॉर चैनलाइजिंग द अनअकाउंटेड मनी फॉर प्रोडक्टिव पर्पस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की थी आपकी, स्पेशल बीरर बॉन्ड्स, ठीक है। कहता अ स्पेकुलेटर हु सेल्स स्टॉक इन ऑर्डर टू बाय बैक व्हेन प्राइस फॉल द गेन इज अ, तो कौन होता है वो आपका, बियर होता है। बियर क्या करता है आपका, बियर आपका क्या करता है, जब स्टॉक नीचे आते हैं उनको पहले नीचे गिराता है फिर उनको खरीदता है सस्ते प्राइस में, बट बुल क्या करता है, बुल जो गिरे हुए स्टॉक्स होते हैं उनको जो है वो ऊपर लेके जाता है, ठीक है। आगे देखो, कहता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, तो इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का पर्पस है क्या, वो पर्पस पूछ रहा है, तो टू मेक इंडिया, ठीक है, टू मेक मेड इन इंडिया, ठीक है, अ लेबल ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अगला देख कह रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो कौन रेगुलेट करता है आपका, IRDA, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि अ स्पेकुलेटर हु एंटर्स इनटू द परचेज ट्रांजैक्शन विद एन व्यू टू सेल देयर नियर फ्यूचर द प्राइस वुड हैव राइस इज कॉल्ड, तो कौन होगा वो यहाँ पे आपका, बुल। बुल क्या कहता है कि भाई मैं इस स्टॉक को जो है वो पहले आपका यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, सेल कर दूंगा हाई प्राइस पे, ठीक है। कहता है द ऑब्जर्वेटर, द एब्रीवेशन सेबी स्टैंड फॉर, तो उसको क्या कहे, सेबी जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, सेबी आपका जो है वो क्या रेगुलेटर है, मार्केट रेगुलेटर है ना, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, तो उसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म पूछा हुआ यहाँ पे आपकी, तो फुल फॉर्म की क्या होगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी सेटअप कब हुआ था, तो सेबी आपका जो है कब सेट हुआ था, सेबी आपका जो है वो 1992 में सेटअप किया गया था, ठीक है। अच्छा कहता है लिक्विडिटी परफॉर्मेंस प्रेफरेंस मीन्स, तो LPM किसको कहते हैं, LPM हम कहते हैं आपका होल्डिंग एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश। कहता है व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन जो है वो किसको कहते हैं, तो कैपिटल गेन आपका जो है वो किसको कहते हैं, एप्रिसिएशन इन द मनी वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। आगे देखो, अच्छा कह रहा है कि द बिजनेस इन स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटेड बाय, तो किससे जो है वो कौन रेगुलेट करता है यहाँ पे आपका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहता अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी इफ इट इज रिप्रेजेंट द लाइबिलिटी ऑफ, तो क्या आंसर होगा आपके यहाँ पे, सम अल्टीमेट बोरोर्स, ठीक है। अगला भी कहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कंसीडर लिक्विड बिकॉज दे आर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो लिक्विड होते हैं बिकॉज दे आर क्विक एंड ईजी मार्केटेबल, ठीक है। अगला देख कह रहा है अंडर राइटिंग रेफरेंस टू, अंडर राइटिंग किसको कहते हैं, एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट्स के क्रेडिट्स कौन होते हैं, तो कॉर्पोरेट्स के क्रेडिटर आपके जो है वो कौन से होते हैं, बोथ जो है वो क्या होल्ड करते हैं, आपके बॉन्ड्स और स्टॉक्स होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है वो 450 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कैपिटल मार्केट कैन बी रेज्ड आइदर बाय बोरिंग फ्रॉम सर्टन इंस्टीट्यूशंस और थ्रू, कहते हैं कि जो हम लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो बोरो करते हैं कैपिटल मार्केट से, जो वो हम रेज़ करते हैं, या तो वो हम रेज़ करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, या
तो उसका दूसरा तरीका है वो बताइए। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या बनता है, इश्यूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, 1 मिनट। तो हम दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, इश्यूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, एक हमें पता चल गया क्या, एक हम जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ से बोरो करते हैं, कैपिटल मार्केट से, और कैसे प्रोसेस करते हैं। इधर हम जो है वो किसी इंस्टीट्यूशंस हो गई यानी कोई कोई भी बॉडी जो वो है वो फंड्स लेंड कर रही है। दूसरा तरीका ये है कि हम भाई इश्यूज़ करते हैं क्या, अपनी सिक्योरिटीज़, और उस तरीके से हम जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स को जो है वो हम बोरो करते हैं। ठीक है, समझ आया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट जो है वो किससे डील करता है। तो कैपिटल मार्केट हमारा यहाँ पे जो है वो किससे डील करता है, लॉन्ग टर्म फंड से। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड, एक बताया था ना मैंने, एक शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं और एक लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, जैसे हम ये एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, काफ़ी ये एमसीक्यूज सीरीज जो है वो हम जब ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके एक जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपके भी हैं जो वो आएंगे, वो बाद में आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा उस पर काम चल रहा है। तो वो चीज़ें जो है वो बाद में होंगी, जब आपका प्रॉपर आपका डेट्स अनाउंस हो जाएंगी आपके एग्ज़ाम्स की, कि इस तारीख को जो है वो आपका एग्ज़ाम है, फिर हम उसी टाइम पे जो है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो है हमारी हम आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले जो है हम अपने एमसीक्यूज़, क्योंकि बच्चों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी जो है वो पढ़ा हुआ है, तो उसी बेसिस पे हमने जो अपना एनालाइज़ किया, हमने बच्चों से जो है वो सजेशंस लिए। बच्चों ने कहा था कि सर हमें जो है वो आप एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो एमसीक्यूज़ से आपको क्या होगा कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब हमारा एग्ज़ाम का हमारा डेट अनाउंस हो जाएगा, तो फिर जब हम अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ वहाँ पे लाएँगे, तो हम सारी चीज़ें जो है वो अपडेटेड रखेंगे, है ना। जैसे अगर हम पहले ही हम अपना जो बजट वगैरह अगर हम उसमें डाल देंगे, है ना, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे ज़ारा डाल देंगे तो वो पुराना ही है ना, तो उस चीज़ों में थोड़ी है कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। फिर जब नई नई चीज़ें अपडेट्स आती हैं, तो फिर वहाँ पे जो है वो कभी क्वेश्चंस, कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं इन चीज़ों से, तो वो कभी कभी गलत हो जाते हैं फिर अगर हम पुराना डाटा लेके चलते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए अभी हमने जो है वो एमसीक्यूज़ पे ही फोकस रखा हुआ है। एमसीक्यूज़ ही वो जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन जो है वो उसी के एमसीक्यूज़ हम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या बनता है, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो जो डिबेंचर्स होल्ड करते हैं किसी कंपनी में, तो उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट इज़ द नेम ऑफ द। तो वॉल स्ट्रीट जो है वो किसका नेम है, स्टॉक एक्सचेंज का। कहाँ का, जो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, न्यूयॉर्क हमारा यूएसए में है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक कैसी बॉडी है। ये एक हमें पता होना चाहिए, ये हमारी जो है वो क्या बॉडी, हमारी रेगुलेटरी बॉडी है। आप सबको थोड़ी सी पॉलिटी अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो आपको बेसिक पता होगा कि तीन चार चार पांच तरह की बॉडीज होती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, एक एडवाइजरी बॉडी होती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। चलो चलो थोड़ा इसमें थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है और उसी अकॉर्डिंग, किसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है वो बनी हुई है। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी वो होती है जिसको जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया है, किसी रूल के थ्रू बनाया है ना, और उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी डिपार्टमेंट को जो है वो एडवाइस करे। ठीक है, तीसरे यहाँ पे हमने कहा रेगुलेटरी बॉडी। तो रेगुलेटरी बॉडी वो आ गई जो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक उसका पर्टिकुलर नाइच होता है, तो वो वहाँ की उस चीज़ को, जैसे आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हमारा बैंकिंग सिस्टम देखता है इंडिया का। सेबी हमारा जो है वो क्या कहते देखता है, सेबी हमारा जो है वो सिक्योरिटी, जो हमारा मार्केट है वो देखता है। ठीक है, हमारा जो नाबार्ड है, नाबार्ड हमारा क्या है, ये भी हमारी रेगुलेटरी बॉडी है। ये क्या देखती है, ये हमारा जो है वो अपना जो हमारा रूरल डेवलपमेंट में जो हम काम करते हैं वो देखती है ना। और इसी के साथ साथ हमारा आईआरडी है, वो हमारा क्या देखती है, हमारा इंश्योरेंस मार्केट देखती है ना। और क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी कौन सी, जो आपकी एज अ जज काम करती है। जैसे हम कह सकते हैं हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या आ गया, हमारी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये क्या कर सकती है, ये अपना जजमेंट दे सकती है, अपना जो है वो फाइन इम्पोज कर सकती है ना। तो आप कभी कभी न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि भाई एक एनजीटी ने ना, जो एक कोई इंडस्ट्री थी या कोई भी कोई वो था, डिपार्टमेंट था या कोई भी इंस्टीट्यूशन था, उस पर जो है वो फाइन इम्पोज किया कि उन्होंने पोल्यूशन जो है वो उसके रूल्स को जो है वो वायलेट किया। ठीक है,
इतनी चीज़ समझ आई। चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, तो इनसाइडर ट्रेडिंग हमारी किस चीज़ से रिलेटेड है? इनसाइडर ट्रेडिंग हमारी जो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। और इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो ये शेयर मार्केट से होती है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन एट अ स्टॉक एक्सचेंज, तो कौन सी चीज़ जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में होती है? तो स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में हम बाय एंड सेल करते हैं क्या? हमारे सिक्योरिटीज़, ठीक है। प्राइमरी मार्केट होती है और सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? जो हमारी ये जो हमारा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम क्या कहते हैं? हमारी सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बीएससी की बात आई तो बीएससी सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स डैश नंबर ऑफ कंपनीज। देखो, जैसे मैंने कहा ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, तो इनमें सेंसेक्स होता है, एक होता है निफ्टी होता है। तो ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स बना कैसे? कुछ नंबर ऑफ कंपनीज ने कंबाइन किया यहाँ पे और उन्होंने अपना जो है वो सेंसेक्स बना दिया। वैसे ही वहाँ पे निफ्टी होगा, तो निफ्टी कैसे होगा? निफ्टी में भी कुछ कंपनीज होंगी, वो मतलब कि कंबाइन करेंगी और वहाँ पे निफ्टी बना देंगी, है ना। और फिर वैसे ही फिर वो एक पेस लेके चलते हैं कि अच्छा भाई, अगर ये मार्केट इतना गया है तो इतना मार्केट परसेंटेज बढ़ा है, इतना मार्केट परसेंटेज लॉस में गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। तो आपको इतनी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड एसोसिएशन पे ध्यान होना चाहिए कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर आ रहा है तो उसमें सेंसेक्स होता है ना। तो निफ्टी आ रहा है, वो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन की गेम सारी वर्ड्स की गेम है, उसमें आपको एमसीक्यूज को जो है टिक करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई भाई कितनी कंपनीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारा एनएससी, ठीक है। सेंसेक्स जो सेंसेक्स जो हमारा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो सेंसेक्स में हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है? हमारा 30 में रहेगा, ठीक है। वो यहाँ पे 30 हमारा जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। कहते हैं बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो बैंकिंग जो है वो किस सेक्टर में आता है? बैंकिंग हमारा जो है वो टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या देखा था? प्राइमरी सेक्टर में देखा था हमने आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में देखा था हमने जो ये अपना स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ठीक है। और टर्शरी मार्केट में हमने क्या देखा? हमारा बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। समझ आ गया? चलो, आगे क्या रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल, तो एनएसडीएल की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या बनती है? तो एनएसडीएल की फुल फॉर्म यहाँ पे बनती है क्या? आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में कौन सी चीज़ें यहाँ पे आती हैं? तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें आती हैं? शुगर इंडस्ट्री, तो ये किस में आती है? हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे हम क्या करते हैं? हम नेचर से कुछ ले रहे हैं, ठीक है। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर होता है, फिर टर्शरी सेक्टर होता है ना। टर्शरी सेक्टर क्या आ गया? अच्छा, टर्शरी सेक्टर क्या? अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे वो मार्केट नहीं था, यहाँ पे वो सेक्टर था, ठीक है। तो सॉरी, ये थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे होगी। यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा करेक्ट करेंगे। देखो, प्राइमरी चीज़ क्या होगी? जहाँ पे हम सर्विसेज देते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम क्या देते हैं? जो सॉरी, प्राइमरी चीज़ वो होगी जहाँ पे हम नेचर से कुछ ले रहे हैं। सेकेंडरी चीज़ वो होगी जहाँ पे हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और टर्शरी वो हो गया जहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? हम सर्विस दे रहे हैं कोई। अब बैंकिंग में हम क्या दे रहे हैं? बैंकिंग सेक्टर में हम क्या दे रहे हैं? हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सेक्टर की बात हो रही थी, तो उसकी सेक्टर और उसमें मार्केट में कन्फ्यूज़ हो गए। कन्फ्यूजन की वजह से हम वो कुछ गलत बोल दिया, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको जो मैंने बताया कि आईपीओ क्या क्या होता है, तो वो चीज़ें वो सारी ठीक थी, वो सारी चीज़ें सही थी। आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर मैंने आपको क्या बताया? हम क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विसेज में हम क्या दे रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हम कर रहे हैं ना, सर्विसेज, ये तो सर्विस ही होगी, है ना। अच्छा, कह रहे हैं कि यहाँ पे अब जो जो वर्गीस कुरीन है वो किस चीज़ से रिलेट करता है? तो वर्गीस कुरीन हमारा जो है वो किससे रिलेट करता है? हमारा यहाँ पे क्या बेस्ट पे पॉसिबल ऑप्शन क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? हमारा यहाँ पे बनेगा वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? ब्लू रेवोल्यूशन हमारा जो है वो फिशरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। वाटर ब्लू फिशरीज, ठीक है, लिंकेज बनता है। तीसरा का आगे अगला कह रहा है कि ब्लू एंड वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो फिश एंड मिल्क, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, कह रहे ब्राउन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज, तो ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज़, ब्राउन रेवोल्यूशन किसको कहेंगे हम? ब्राउन रेवोल्यूशन करेंगे हम आपका किसका? इंक्रीज इन फर्टिलाइजर्स
प्रोडक्शन। गोल्डन रेवोल्यूशन हम किसको कहेंगे? तो गोल्डन रेवोल्यूशन हम कहेंगे किसको? आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। कैटल रेयरिंग अलॉन्ग विद फार्मिंग इज कॉल्ड, तो कैटल रेयरिंग अलॉन्ग विद फार्मिंग उसको हम क्या इंक्लूड करते हैं? उसको हम मिक्स फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। कहते हैं द अचीवमेंट इन एग्रीकल्चर बाय इंडिया हैज़ नॉट रीच अप टू अ ग्रेटर लेवल ड्यू टू, क्या रीज़न है उसका कि भाई हमने इतना एग्रीकल्चर में इतना काम किया है बट हम उसका एक पीक पे नहीं पहुंच पाए, उसका मीनिंग, उसका मतलब रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न सिंपल है, क्या? स्मॉल होल्डिंग्स। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे कोई बड़ी सी लैंड नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या है कि एक जैसे छोटी छोटी लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मान लो अगर कोई फैमिली थी, यही मान लो कोई आप लगा लो कि 20 एकड़ ज़मीन थी, है ना, 20 एकड़ ज़मीन कई एक इंसान होगा, फिर उसके आगे उनकी फैमिली जो है वो ग्रो की, फैमिली बढ़ी, तो उसमें क्या हुआ, फिर इस ज़मीन के छोटे छोटे स्मॉल होल्डिंग्स में, पहले ये लार्ज होल्डिंग थी, फिर छोटी छोटी होल्डिंग्स होते 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 ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होना शुरू होगी। फिर यहाँ पे जो है वो, इसीलिए ये रीज़न माना जाता है कि भाई हमारे जो इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना नहीं, रेवोल्यूशन होने के बाद भी इतना पीक में नहीं पहुँच पाया है, उसका रीज़न ये है कि भाई हमारे यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है किसानों के पास वो बहुत ही कम है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो यहाँ पे लैंड होल्डिंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडियन एग्रीकल्चर हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हमारा 1966 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला कह रहा है कि एग मार्क इज गारंटीड ऑफ स्टैंडर्ड, तो एग मार्क किस चीज़ का गारंटी करता है? आपकी ये क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी पे यहाँ पे मार्किंग देता है, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज लार्जली ड्यू टू, कहते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज में पॉवर्टी जो है वो किस वजह से है? तो वो आपका यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी की वजह से है। जैसे हम अभी इंडिया में देखते हैं ना कि इंडिया में कहते हैं कि भाई टॉप के 1% के पास जो है वो 70% ऑफ दी वेल्थ जो पूरे पॉपुलेशन के पास है, उतनी वेल्थ सिर्फ इन 1% के पास है। या मान लीजिए कि 20-22 या 24 ऐसे कुछ रेंज नंबर बताते हैं, एग्जैक्ट नंबर तो किसी को नहीं पता। तो उन उतने जितने लोग हैं और उन सबकी अगर उनकी वेल्थ मिला के और बाकी पूरी पॉपुलेशन की वेल्थ मिलाएं तो वो इक्वल होती है, ठीक है, समझ आया? अच्छा, आगे कह रहा है कि नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़, तो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़, वो किस रीजन, क्या नेचर है उस चीज़ का? तो उस चीज़ का नेचर है ऑल ऑफ द, कैसे? ओनली सीजनल होता है और ओनली डिसगाइज्ड होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि अ सिचुएशन where we have people whose level of income is not sufficient to meet the minimum cost consumption expenditure is called as, कहते हैं कि हम एक सिचुएशन देते हैं जहाँ पे लोगों के पास जो है वो क्या है, कम इनकम है, उनके पास सफिशेंट जो है वो पैसा नहीं है कि अपनी वो कंजम्पशन को जो है वो मीट कर पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम कहेंगे आपका क्या? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, कि भाई वो अपनी बेसिक नीड्स भी जो है नहीं है उस पर एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ टिपिकली करेक्टराइज्ड एज, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपका लैंड स्केयर लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ठीक है। एग मार्क हमने देखा, एग मार्क, तो एग मार्क हमने देखा कि भाई वो क्या करता है, वो क्वालिटी इंश्योर करता है, बट उसका एग मार्क है क्या बेसिकली? तो एग मार्क क्या है? इट इज़ अ मार्केट सील इशूड ऑन द ग्रेडेड एग्रीकल्चर कमोडिटी, ठीक है। कह रहे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई उसकी उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ड्रिवन उसको हमने कर दिया कि भाई हम उसको प्रॉफिट लेंगे, उसमें से सब कुछ ये करेंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ इम्प्लाई करता है? ये हमारा इम्प्लाई करता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल, ठीक है, कि हम उसको सिर्फ अपने यूज़ के लिए नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको सेल भी कर रहे हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। कह रहे हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज क्यों होती है? वो होती है आपकी किस चीज़ की वजह से? इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी,
कहता है इन अ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इन विच सेक्टर इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इन विच सेक्टर हाई रेट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। तो कौन सा सेक्टर है वो? तो वो आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी इज। तो स्लैक सीजन किसको कहा जाता है? जनवरी और जून के महीने को। कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेज व्हेन जनरल डाउन टर्न इन बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज। तो वो हमारा होगा यहाँ पे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कहते हैं डैश इज द अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी ड्यू टू पीपल बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द अनएम्प्लॉयमेंट created at certain time of the year when the demand for goods and services are lower than the normal is। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कह रहे जब किसी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला किसी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इन द लेवल एट द मिनिमम इन विच देयर इज अ। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि नो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट unemployment resulting from industrial reorganization typically due to technological change rather than fluctuations in the supply or demand is called। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ टी कंपनीज स्टार्ट यूजिंग मशीन मशीन टी लीव्स पिकर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई अगर टी कंपनीज जो हैं वो जैसे वो पिक करते हैं, प्लग करते हैं कि भाई हम लीव्स को प्लग करते हैं, वो लोग जो आपने देखे होगा शाम में, फिर उन्होंने एक बास्केट टांगी होती है, फिर वो उस प्लास्टिक बास्केट में डालते हैं। कहता है अगर कंपनीज मशीन यूज़ करना शुरू कर दे उस उनकी जगह पे, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा देन वेजेस फॉर द मैनुअल टी लीव पिकर्स विल फॉल। तो उसमें उनकी वेजेस फॉल हो जाएंगी। ठीक है, वेजेस क्या हो जाएंगी? फॉल, क्योंकि कंपनी को क्या मिल गया? कंपनी को उनका ऑल्टरनेट मिल गया। ठीक है, एक बार वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर उसको वो कंजर्व करके रखेंगे, क्योंकि आपको जो वेजेस देनी है उस पर जो है वो उनका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। बाकी जो किसी भी मशीन की जो उनकी जो उनको रेख देख करनी है वो कम, वो थोड़ी डिस्काउंट में पड़ेगी उनको। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। अगला कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो कौन सी चीज़ होती है? वो हमारी होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। किसको कहते हैं? हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व। तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो वो हमारा करता है किसको? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, आगे कह रहा है कि वाई अ तेंदुलकर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट। तो तेंदुलकर कमेटी जो है वो क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? तेंदुलकर कमेटी आपकी मेजर करने के लिए पॉवर्टी को। ठीक है, इन्होंने कुछ आपके सजेशंस दिए थे, कुछ इन्होंने फॉर्मूलाज दिए थे, तो हम उन टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई तेंदुलकर कमेटी थी वो किससे एसोसिएटेड थी? वो हमारी पॉवर्टी से एसोसिएटेड थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि रियल एस्टेट कम अंडर विच सेक्टर। तो रियल स्टेट हमारा जो है वो किस सेक्टर में आता है? रियल स्टेट हमारा जो है वो टर्शरी सेक्टर में आता है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें सर्विस दे रहे हैं अपनी। ठीक है, द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज़ अनवेल्ड APMC एक्ट 2017 विच हैज़ डिफाइंड ईच स्टेट यूटी एज अ, क्या डिफाइन करता है वो? सिंगल यूनिफाइड मार्केट। ठीक है, APMC एक्ट। ठीक है, अगला कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्लेट्यू फेज इन पॉपुलेशन। प्लेट्यू फेज होता है कि भाई देखो मान लो ये है, ये कर्व है, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फिर एक पॉइंट ऐसा आया पॉपुलेशन जो है वो स्टैग्नेंट हो गई कि भाई बस वो उसी पेस पे ही बढ़ रही है, उसमें ना बढ़ावट हो रही है ना गिरावट हो रही है, बस वो उसी फेस पे अटकी हुई है। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? उस सिचुएशन में कहेंगे क्या? बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि डैश अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। तो उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे क्या? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी में हमने देखा
हम नेचर से कुछ ले रहे हैं। सेकेंडरी में हमने देखा हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टर्शरी में हमने क्या देखा, हम सर्विस दे रहे हैं। तो इसका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 494 का आपका क्लोथिंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्लोथिंग में हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर ही कर रहे हैं ना। कह रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया इन, किस ईयर में अनाउंस की गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो वो आपकी 1991 में, जब हमने अपने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, कह रहे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है कि काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली फाउंड इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, आगे कह रहा है कि डैश पब्लिक्स जो इकोनॉमिक सर्वे आपका, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है बजट, होता है आपका बजट, और एक होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। बजट कौन सा होता है कि भाई हम, जैसे मान लो ये 2020 मैंने 23 था, ये 2024 है। बजट में बोलेगा कि भाई हम 2024 में कितना खर्चा करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कितना पैसा हम उठाएंगे, वो सारी चीज़ें वो बजट में बताता है। इकोनॉमिक सर्वे में ये कहता है कि भाई जो हमने सारा खर्चा पिछले सालों में किया था, उसमें जो है वो हमें कितनी डेवलपमेंट देखने को मिली, कितनी हमें प्रोग्रेस देखने को मिली, कितनी हमें डाउनफॉल देखने को मिला, तो वो सारी चीज़ें जो सर्वे करता है उस चीज़ का। ठीक है, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है, तो वो आपका कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है, आपका बजट, आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या करता है, पब्लिश करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, आगे देखो, कह रहे कि डैश सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ विच ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। तो वो कौन सी है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपकी जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कवर करता है क्या, एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।